एपिसोड 141 टू 150। अध्याय 141। वह कहाँ है। अब जबकि त्यानिक्सियोन कबीले ने जियान चेन की खोज छोड़ दी थी, वे सभी तुरंत जादुई पशु पर्वत श्रृंखला से पीछे हटने लगे। आतिशबाजी देखते ही वे सभी तेजी से भागने लगे। हालांकि जियान चेन त्यानिक्सियोन कबीले को इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं था। हालांकि त्यानिक्सियोन ली के खिलाफ वह कुछ खास नहीं कर सकता था, लेकिन उन महान संतों और संत गुरुओं के सामने वह आसानी से टिक सकता था। हालांकि जादुई दानव पर्वत श्रृंखला में आमतौर पर अन्य भाड़े के सैनिकों को ढूंढना मुश्किल होता था, लेकिन त्यानिक्सियोन कबीले के सभी भाड़े के सैनिक सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उनके वस्त्रों पर त्यानिक्सियोन का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था, इसलिए उन्हें ढूंढना आसान था। कभी कभी पर्वत श्रृंखला में युद्ध की आवाजें सुनाई देती थीं। त्यानिक्सियोन कबीले के सदस्यों के पीछे हटने के बावजूद कई समूह जियान चेन के सामने आ गए और मारे गए। जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में रहने के कारण उन्हें महीनों का समृद्ध अनुभव प्राप्त हो गया था और जटिल भूभाग की मदद से वे भूत की तरह प्रकट और गायब हो सकते थे। उनके अचानक हमलों के कारण उनके दुश्मन अपना बचाव करने में असमर्थ हो जाते थे। यहाँ तक कि जब जियान चेन को भाड़े के सैनिकों ने देख लिया, तब भी जियान चेन ने उन्हें एक ही वार में चौंका कर मार डाला। भले ही जियान चेन त्यानिक्सियोन कबीले के विशेषज्ञों से घिर गया हो, वह अपनी असाधारण गति के बल पर जंगल में बिना किसी निशान छोड़े भाग निकला। इससे त्यानिक्सियोन कबीले को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनमें से कोई भी उसका पीछा नहीं कर सका। यहाँ तक कि मध्य संत गुरु भी उसका पीछा करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाए। आधे दिन में ही त्यानिक्सियोन कबीले के सभी लोग इकट्ठा हो गए। केवल 100 लोगों को देखकर त्यानिक्सियोन ली बहुत निराश हो गया। शुरुआत में वे लगभग 500 भाड़े के सैनिकों के साथ जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों में वे 400 से अधिक सदस्यों को खो देंगे। त्यानिक्सियोन कबीले के लिए यह एक बहुत बड़ा नुकसान था। त्यानिक्सियोन ली के चेहरे पर पल भर के लिए जानलेवा इरादे की एक गंभीर चमक दिखाई दी, क्योंकि जियान चेन को जान से मारने की उसकी इच्छा चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उसने न केवल अपने कांडेर को मारा था, बल्कि त्यानिक्सियोन कबीले को भी भारी नुकसान पहुंचाया था। इस समय त्यानिक्सियोन ली जियान चेन का मांस खाने और उसका खून पीने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। त्यानिक्सियोन ली के उदास चेहरे को देखकर आसपास के सभी भाड़े के सैनिकों का गला सूख गया। किसी ने भी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की, कहीं ऐसा न हो कि वे त्यानिक्सियोन ली के क्रोध को भड़का दें। इस समय किसी ने भी ऐसा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की जिससे उसे ठेस पहुंच सकती थी। चलो चलें, त्यानिक्सियोन ली ने उदास चेहरे से हाथ हिलाया। जैसे ही वह उन्हें उस क्षेत्र से दूर ले गया, वह जानता था कि इस तरह की हार के बाद ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि त्यानिक्सियोन कबीला अब भी वेक सिटी का नंबर 1 कबीला है। शेष त्यानिक्सियोन भाड़े के सैनिक जंगल से गुजर रहे थे और उन पर किसी भी जादुई जानवर ने हमला करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि इस समूह में उदासी छाई हुई थी, वे स्पष्ट रूप से सुस्त थे और उनका मनोबल गिरा हुआ था। उनके पीछे चमड़े के वस्त्र पहने एक आकृति थी जो पेड़ों के बीच से फुर्ती से उनका पीछा कर रही थी। वह इस तरह चल रहा था कि पास की लंबी घास लगभग हिल ही नहीं रही थी, और यद्यपि वह त्यानिक्सियोन समूह से मात्र 50 मीटर दूर था, त्यानिक्सियोन कबीले के सदस्यों ने उसे देखा तक नहीं और आगे बढ़ते रहे। उनके द्वारा मचाई जा रही तेज आवाज़ों के कारण वे अपने अनुयायी द्वारा उत्पन्न की जा रही अत्यंत सूक्ष्म आवाज़ों को भी नहीं सुन पा रहे थे। उनके पीछे चल रहा व्यक्ति बेहद सतर्क था। लंबी घास का सहारा लेकर वह छुपकर उनके करीब पहुंच गया। कुछ ही सेकंड में वह बिना किसी की नज़र में आए 20 मीटर की दूरी पर पहुंच गया। उसी क्षण उस व्यक्ति के हाथों में एक तलवार की चमक दिखाई दी। घास में छिपा हुआ वह व्यक्ति पलक झपकते ही गायब हो गया और त्यानिक्सियोन कबीले के सबसे पीछे वाले भाड़े के सैनिक के पीछे उड़ गया। अपने और भाड़े के सैनिकों के समूह को अलग करने वाली 20 मीटर की दूरी को पार करते हुए उस व्यक्ति की तलवार हवा में लहराते हुए चमकी और समूह के अंतिम व्यक्ति पर वार कर दी। तलवार अकल्पनीय गति से आगे बढ़ते हुए कई बार चमकी और 5 भाड़े के सैनिकों की गर्दन में छेद कर गई। इतना ही नहीं, उसकी चांदी की तलवार एक बार फिर तेजी से चमक उठी और उसने पलक झपकते ही 3 और लोगों के गले पर वार कर दिए। सब लोग सावधान रहें, वह आदमी यहाँ है। जैसे ही वे 8 भाड़े के सैनिक बिजली की गति से मारे गए, आखिरकार एक भाड़े के सैनिक को एहसास हुआ कि उन पर हमला हो रहा है और उसने सभी को चेतावनी देते हुए चिल्लाया। चेतावनी सुनते ही हर भाड़े के सैनिक ने अपना पवित्र हथियार निकाल लिया और चारों ओर देखने लगे। हालांकि जैसे ही पहले व्यक्ति ने बात की, हमलावर उतनी ही तेजी से झाड़ियों में वापस गायब हो गया जितनी तेजी से वह प्रकट हुआ था। स्थिर रहो, भागने के बारे में सोचना भी मत। पीछे से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी और त्यानिक्सियोन ली कुल्हाड़ी हाथ में लिए आगे की ओर कूद पड़ा। उस आदमी का पीछा करते हुए बाकी 20 संत गुरुओं ने भी उसका अनुसरण किया। त्यानिक्सियोन ली और अन्य संत गुरुओं को उस आदमी का पीछा करते देख त्यानिक्सियोन कबीले के बचे हुए सदस्यों ने राहत की सांस ली। उनके पहले के घबराए हुए चेहरे भी काफी हद तक शांत हो गए। पिछले कुछ दिनों से वे उस आदमी से आतंकित थे जिसने उनके कई शक्तिशाली भाइयों को मार डाला था। उनका उससे डरना जायज था। वे सोच रहे थे कि आखिर कब उनकी बारी आएगी और वे उसके हाथों मारे जाएंगे। अचानक जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, लंबी घास फट गई और उसमें से एक चांदी की तलवार तेज रोशनी के साथ बाहर निकली। पच पच। इसके बाद 2 भाड़े के सैनिक गले में चाकू लगने से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। इस अचानक हलचल ने कई लोगों को विचलित कर दिया। जैसे ही उन्होंने इसे देखा, वहां मौजूद प्रत्येक भाड़े के सैनिक का चेहरा भय से पीला पड़ गया। सब लोग सावधान हो जाओ, वह यहाँ है। उस व्यक्ति के बोलने से पहले ही चमड़े के वस्त्र पहने एक व्यक्ति घनी झाड़ियों से तलवार लिए हुए बाहर आया और पास के किसी भी व्यक्ति पर वार करने के लिए तैयार था। शेष त्यानिक्सियोन कबीले के सभी सदस्यों ने अपने पवित्र हथियार ऊपर उठा लिए। क्योंकि संख्या बल के कारण वे सभी आगे बढ़ रहे थे, इसलिए वे सभी हमलावर को घेरने के लिए एक घेरा बनाकर फैलने लगे। चारों ओर से घिर जाने के बावजूद चमड़े के वस्त्र पहने उस व्यक्ति के चेहरे पर घबराहट का कोई भाव नहीं था। अपने दाहिने हाथ में तलवार पकड़े हुए वह चारों ओर से आ रहे हमलों से खुद का बचाव करता रहा।
उसकी गति इतनी तेज थी कि हमलावर अवाक रह गए, लेकिन ये लोग केवल महान संत स्तर के थे, इसलिए जब उसकी बारी हमला करने की आई तो उन्हें बचने का कोई मौका नहीं मिला। लगातार हो रही झड़पों के बाद चमड़े के वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने अपनी तलवार से प्रहार किया और अपनी तलवार के साथ साथ तलवार की ऊर्जा की धुंधली चमक के साथ 5 अलग अलग भाड़े के सैनिकों के गले में वार कर दिए। उन 5 भाड़े के सैनिकों को मारने के बाद उस व्यक्ति ने लड़ना जारी नहीं रखा, बल्कि घेराबंदी से भागने का विकल्प चुना। घनी झाड़ियों में घुसकर वह बिना किसी निशान के गायब हो गया, क्योंकि बचे हुए भाड़े के सैनिक उसे रोकने में असमर्थ थे। उसके भाग निकलने के कुछ ही समय बाद पृथ्वी तत्व से युक्त एक संत बल उस क्षेत्र में आ पहुंचा। जब त्यानिक्सियोंगली अन्य संत मास्टर्स के साथ वापस लौटा, चारों ओर देखने पर उसे जमीन पर केवल शव ही दिखाई दिए, हमलावर का कोई निशान नहीं था। वह कहाँ है? त्यानिक्सियोंगली ने वहां मौजूद भाड़े के सैनिकों से गुस्से से दहाड़ते हुए पूछा। अध्याय 142 त्यानिक्सियोन कबीले की भारी हानि। वह उधर भाग गया। एक व्यक्ति ने उस जगह की ओर इशारा किया जहां वह आदमी भागा था। ये सुनकर त्यानिक्सियोंगली ने अपनी निगाह उस ओर घुमाई जहां एक भाड़े के सैनिक ने इशारा किया था। इस समय लंबी घास थोड़ी हिल रही थी, क्योंकि कोई अभी अभी वहां से गुजरा था, इसलिए उसके पदचिह्नों के स्पष्ट निशान अभी भी मौजूद थे। त्यानिक्सियोंगली ने उदास चेहरे के साथ जमीन पर पड़े शवों पर अपनी नजरें फिर से डालीं। उसके जाने के क्षण भर में ही 15 और लोग मर चुके थे। उसे डर था कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो जादुई दानव पर्वत श्रृंखला से निकलते निकलते उसके पास 50 लोग भी नहीं बचेंगे। इतने भारी नुकसान के बाद त्यानिक्सियोन कबीले के लिए इस सदमे से उबरना नामुमकिन था। त्यानिक्सियोंगली के पीछे आए 20 संत गुरु चुपचाप उसके पीछे खड़े थे। जमीन पर पड़े 1 दर्जन शवों को देखकर उन सभी के चेहरे पर अभूतपूर्व गंभीरता थी। आगे बढ़ते रहो, त्यानिक्सियोंगली ने आदेश दिया। बीते कुछ दिनों के अनुभव से वह ये बात अच्छी तरह समझ चुका था कि जादुई दानव पर्वत श्रृंखला के दुर्गम भूभाग में वह उस युवक को नहीं मार सकता जिसने उसके बेटे कांगेर की हत्या की थी। अगर हालात ऐसे ही रहे तो उसकी सेना पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। फिलहाल मौजूदा संरचना में बदलाव किया जाएगा। प्रत्येक दिशा में 5 संत गुरुओं के समूह बनाए जाएंगे और महान संत मध्य में रहेंगे। आगे बढ़ते हुए इसी संरचना को बनाए रखना, त्यानिक्सियोंगली ने कहा। उनके स्तर से नीचे के किसी युवक द्वारा उन्हें इस स्थिति में लाना एक असहनीय अपमान था। इसके तुरंत बाद त्यानिक्सियोन कबीले ने त्यानिक्सियोंगली के गठन में बदलाव का अनुसरण किया और पर्वत श्रृंखला से होते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। अब जब उन पर एक बार अचानक हमला हो चुका था तो सभी अपने आसपास के वातावरण को लेकर बेहद सतर्क थे। उनकी निगाहें लगातार चारों ओर घूमती रहती थीं ताकि किसी और अचानक हमले का सामना न करना पड़े। त्यानिक्सियोंगली अपने शरीर के भीतर निरंतर सक्रिय आंतरिक संशक्ति के साथ संरचना के केंद्र में खड़ा था। उसे बस युवक के एक बार फिर प्रकट होने का इंतजार था। चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो, त्यानिक्सियोंगली तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम था। त्यानिक्सियोंगली की निगाहें अपने सामने के क्षेत्र पर घूम रही थीं और उसके कान कांप रहे थे, क्योंकि वह आसपास की किसी भी हलचल को सुनने के लिए उन्हें पूरी तरह से सचेत कर रहा था। तुम जब तक प्रकट होते रहे, चाहे कितनी भी भारी कीमत चुकानी पड़े, मैं तुम्हें मार डालूंगा, त्यानिक्सियोंगली ने दृढ़ निश्चय किया। समूह घने जंगल से धीरे धीरे गुजर रहा था। उनका पीछा कर रहे इस हत्यारे को देखते हुए वे तेजी से चलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कहीं ऐसा न हो कि शोर मच जाए और पीछा करने वाले की हल्की हल्की आवाज दब जाए। जैसे ही त्यानिक्सियोन कबीला उस सीमा को पार करने वाला था जहां लंबी घास खत्म होती थी, घास से एक व्यक्ति की आकृति निकली और पलक झपकते ही उसने कुछ भाड़े के सैनिकों के दिलों और गले को छलनी कर दिया। इस बार भागने के बारे में सोचना भी मत। Just as that mysterious figure had stabbed into the throats of a few mercenaries, an angry snarl came from the middle of the formation. Taiyangshing Lai's gigantic earth-attributed axe flew out at him following the figure's movements. At the same time, the Saint Masters in the group immediately leapt forward with their Saint weapons ready to slash at their foe. That man had no desire to fight with everyone. Reclaiming his Saint weapon into his body, he darted out of the group and then out of sight into the tall grass once more. You all stay here, I will chase after him, Taiyangshing Lai roared before dashing into the tall grass after the man. This area of grass was tall enough to completely conceal a person within its expanse, and that leather-wearing person was moving through the grass with a nimble and quick speed. Very rarely did he make a sloppy mistake, and he maintained that fast speed without making the tiniest of sounds, as if his body was gliding instead of running. Not a single bit of weight had touched the ground as he ran. It was like he was using the grass for support instead of the ground. You won't escape this time. If I don't kill you today, then I will never be able to remove this hatred from my heart. Taiyangshing Lai chased after the man. His speed had already reached the very pinnacle of his limits as the Earth Saint force flew off like smoke from his legs. With his legs constantly stamping across the ground, he was no slower than the man he was chasing. The leather-wearing man began to constantly change directions, and so too did Taiyangshing Lai, who was following closely behind in the tall grass, yet he was unable to keep his eyes on the figure in front. Every so often he would have to jump into the air. At this moment, a fierce gully blew through the tall grass, creating a crashing sound throughout the area and causing Taiyangshing Lai, who was chasing after the man, to pale. Stamping off of the ground, he leaped into the air and examined the ground below, only to become dejected. He had lost sight of the man's traces. This damnable wind didn't come early or late, instead, it came right on time, so that I lost sight of that man. Examining his surroundings, Taiyangshing Lai had a face full of resentment and couldn't help but curse out in anger. Afterward, he leaped into the air once more, unwilling to give up. Looking down, he tried to find traces of the man, but he could not because of the gully that was still continuing to blow, causing all of the tall grass to constantly sway in the wind and making tracking impossible. I definitely won't let you go. If you're a man, then leave behind your name. Taiyangshing Lai roared up at the sky. His voice scattered through the air, causing echoes to be heard from far away.
Not too long after, a clear laughter could be heard. Ha ha ha, this one is called Jian Chen. Tianxing clan, one day I will make another visit, so until the day comes, I hope the clan leader will not worry about me. Jian Chen, शाबाश शाबाश शाबाश। मैं त्यानक्सी उंगली कसम खाता हूँ कि चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम कभी बच नहीं पाओगे। त्यानक्सी उंगली दहाड़ा। इस बार कोई जवाब नहीं मिला। त्यानक्सी उंगली अब और कुछ नहीं कह सका और इसके बजाय शेष त्यानक्सियोन कबीले के सदस्यों को जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला से बाहर ले जाने लगा। वे बहुत तेजी से घास के मैदानों से दूर चले गए और इसी वजह से उन्हें अब किसी भी अचानक हमले का सामना नहीं करना पड़ा। वेक सिटी लौटकर त्यानक्सी उंगली तुरंत भाड़े के सैनिकों के संग में गया और जियान चेन को जिंदा पकड़ने के लिए उस पर 10,000 बैंगनी सिक्कों का भारी इनाम घोषित कर दिया और उसके विवरण नीचे प्रकाशित कर दिए। इसके तुरंत बाद वेक सिटी में एक बार फिर हलचल मच गई। 10,000 बैंगनी सिक्के, इतना महंगा इनाम वेक सिटी के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था और तियान युआन महाद्वीप में भी इतनी ऊंची कीमत मिलना दुर्लभ था। इसके अलावा भाड़े के सैनिकों के संघ ने मिशन का स्तर बढ़ाकर रैंक कर दिया था, जिससे यह एक विशेष मिशन बन गया था। यह मिशन केवल भाड़े के सैनिकों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसे ब्लू विंड किंगडम के पड़ोसी देशों में भी भेजा गया था। इस समय जियान चेन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर इतनी भारी रकम का जुर्माना लगाया जा चुका है। फिलहाल वह जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में अपने शरीर को धो रहा था। मेरी वर्तमान शक्ति लगभग शिखर महान संत स्तर की होनी चाहिए। अगले कुछ दिनों में मुझे पर्वत श्रृंखला में कुछ जादुई जीवों का शिकार करना चाहिए और संत मास्टर स्तर में प्रवेश करना चाहिए। इस तरह अगर भविष्य में मेरा सामना त्यानिक्सी उंगली से होता है तो मैं उसके सामने कमजोर प्रतिद्वंद्वी नहीं माना जाऊंगा। जियान चेन ने मन ही मन सोचा और भविष्य के लिए तेजी से योजना बनाई। अध्याय 143, कछुआ जैसा जानवर। अचानक जियान चेन ने पानी के किनारे से हैरानी भरी आवाज निकाली। पसीना और गंदगी धोने के बाद उसने अपने शरीर को देखा और पाया कि उसकी त्वचा आश्चर्यजनक रूप से गहरे लाल रंग की हो गई थी, जो उसके सामान्य रंग से बिल्कुल अलग थी। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर लाल कैसे हो गया? जियान चेन ने भौहें चढ़ाते हुए हैरानी से कहा। कुछ देर सोचने के बाद उसका चेहरा शांत हुआ और वह मुस्कुरा उठा। उत्साह से बड़बड़ाते हुए उसने कहा, किताबों में यही लिखा था। इसका मतलब है कि सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक का विषनाशक मेरे खून में पूरी तरह घुल गया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि 1 महीने में ही यह घुल जाएगा, और न ही मैंने सोचा था कि सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक का विषनाशक मेरे शरीर में इतना बदलाव लाएगा। अगर मेरा शरीर 1000 इम्यूनिटी को और निखारता रहा तो धीरे धीरे उसमें विषनाशक को खुद से बनाने की क्षमता आ जाएगी और तब तक मैं 1000 इम्यूनिटी को पूरी तरह से हासिल कर लूंगा। एक बार जब मैं 1000 प्रतिरक्षा प्राप्त कर लूंगा तो मेरे शरीर द्वारा उत्पादित सभी रक्त में स्वाभाविक रूप से विषरोधी पदार्थ मौजूद होगा। इसलिए मुझे अब विषरोधी पदार्थ युक्त रक्त के शरीर से बाहर निकलने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। जियान चेन ने अपने शरीर का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया, ये देखने के लिए कि क्या उसकी त्वचा के लाल होने के अलावा उसमें कोई और परिवर्तन हुआ है। हालांकि कोई अन्य परिवर्तन नहीं था, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही था। जियान चेन नदी से कूदकर अपने कच्चे चमड़े के कपड़ों के पास पहुंचा और उन्हें पहनने लगा। चूंकि उसने संत गुरु स्तर तक पहुंचने तक जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में साधना करने का फैसला किया था, इसलिए जियान चेन अपने साधारण कपड़ों को बदलना नहीं चाहता था। पर्वत श्रृंखला से वेक सिटी लौटते समय उसके पास नए कपड़े खरीदने का समय नहीं था, क्योंकि वह अपने स्पेस बेल्ट को अनगिनत कपड़ों से भरना नहीं चाहता था जो यहाँ बेकार ही चले जाएंगे। यहाँ की जटिल भूभाग और घनी झाड़ियों के कारण यहाँ पहने जाने वाले कपड़े जल्दी ही खराब हो जाते। यहाँ तक कि अगर वह कई कपड़े लाया भी होता तो भी वह सिर्फ इसी कारण से उन्हें बदलना नहीं चाहता था। जियान चेन उस पर्वत श्रृंखला में और गहराई तक चला गया जहाँ तीसरे दर्जे के जादुई जीव घूमते थे और वहाँ कुछ दिनों तक रुका। अगले कुछ दिन बीतने पर जियान चेन का काम हमेशा की तरह चलता रहा। दिन में वह जादुई जीवों के निशान ढूंढता और उन्हें मार डालता। रात में वह राक्षसी शक्तियों का इस्तेमाल साधना के लिए करता। हालांकि मच्छरों और अन्य जहरीले कीड़ों से बचाव के लिए उसने कोई जड़ी बूटी तैयार नहीं की थी, इसलिए हर रात उसके लिए कष्टदायी होती थी क्योंकि वे जियान चेन को परेशान करते रहते थे। अच्छी बात यह थी कि जियान चेन ने 1000 प्रतिरक्षा का पहला चरण पूरा कर लिया था, इसलिए उसे कीड़ों के जहरीले काटने की चिंता नहीं थी। साथ ही प्रकाश संग शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता के कारण उसे जो भी सूजन या चोटें लगती थी उनका तुरंत इलाज हो जाता था और वे गायब हो जाती थीं। पिछले कुछ दिनों में जियान चेन सर्वोच्च संत स्तर तक पहुंच चुका था। प्रतिदिन तीसरे दर्जे के जादुई राक्षसों से लड़ने के कारण उसकी उत्कृष्ट तलवारबाजी और भी निखर गई थी। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई उसके शरीर की ताकत भी धीरे धीरे बढ़ती गई। हालांकि अभी भी वह जयता से बहुत दूर था, फिर भी इससे उसे एक अत्यंत मजबूत शरीर मिला जिससे वह अपनी फुर्तीली तलवारबाजी का पूरा उपयोग कर सकता था। आखिरकार अगर वह अपनी गति बढ़ाना चाहता तो उसके शरीर पर बहुत अधिक दबाव पड़ता। अगर उसके शरीर की सहनशक्ति पर्याप्त न होती तो पूरी ताकत से मारा गया एक साधारण मुक्का भी उसकी बाह में असहनीय दर्द पैदा कर देता, मानो उसमें खून का प्रवाह ही न हो रहा हो। अगर वह लगातार अपनी बिजली जैसी तेज तलवारबाजी को बनाए रखता तो इसका सबसे बड़ा लाभ उसे गहन अजुलेट तलवार विधि, विशेष रूप से इसकी पहली परत की तकनीक, परिष्कृत शरीर के अभ्यास में मिलता। इससे न केवल जियान चेन के शरीर की हर कोशिका को मजबूती मिलेगी, बल्कि उसका शरीर नर्म भी होगा और फिर भी उसमें असाधारण रूप से मजबूत कठोरता बनी रहेगी। इन विभिन्न परिस्थितियों के तहत जियान चेन की कमजोरियों पर इस तरह से काम किया गया जिससे उसके तलवार के वार और भी बेहतर हो गए और उन्हें चकमा देना और भी मुश्किल हो गया। महान संत बनने के बाद तीसरे दर्जे के जादुई जीवों को मारना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया था। जियान चेन के हाथों प्रतिदिन लगभग 40 जादुई जीव मारे जाते थे।
इस समय जादुई जीव पर्वत श्रृंखला में कहीं जियान चेन और एक अन्य विशालकाय तीसरे दर्जे का जादुई जीव आपस में लड़ रहे थे। वह जादुई जीव कई मवेशियों के बराबर था और उसका पूरा शरीर रक्षा कवच के रूप में महीन शल्कों से ढका हुआ था। जियान चेन का शरीर किसी तेज रफ्तार जीव की तरह था और वह जादुई जीव के चारों ओर चक्कर लगाता जा रहा था। उसके हाथ में मौजूद प्रकाश पवन तलवार चांदी की तेज किरण की तरह थी, जो लगातार जादुई जीव के शल्कों पर प्रहार कर रही थी। जादुई जीव के शल्कों का घनत्व और कठोरता असाधारण थी, इसलिए जियान चेन अगर उन्हें भेदना भी चाहता तो भी उसे काफी मुश्किल होती। इसके अलावा जादुई जीव विशालकाय था। अगर प्रकाश पवन तलवार जीव के शरीर को भेद भी देती तो भी तलवार से जीव को जरा भी नुकसान नहीं होता, शायद जानलेवा चोट ही लगती। जैसे ही जादुई दानव कांपने लगा, जियान चेन को मौका मिल गया। बिजली की एक चमक में उसने जादुई दानव के गले पर वार किया और उसे भेद डाला। दुर्भाग्यवश जियान चेन द्वारा उसके गले में छुरा घोंपने के बाद भी वह जादुई जानवर मरा नहीं। एक दहाड़ मारते हुए वह पहले से भी अधिक उग्रता के साथ जियान चेन पर झपटने लगा। ये कछुआ जादुई जीव तीसरे दर्जे के जादुई जीव के शिखर पर है। ये चौथे दर्जे के जादुई जीव के स्तर तक पहुंचने ही वाला है, इसीलिए इसकी शक्ति इतनी प्रबल है। लगता है कि अगर मुझे इसे जल्दी से खत्म करना है तो मुझे इसके शरीर के अंदर से ही कार्रवाई करनी होगी, वरना जब तक मैं इसका सिर न काट दूं इसे मारना बहुत मुश्किल होगा। जियान चेन ने अपने सामने मौजूद जादुई जीव को देखते हुए बुदबुदाया। ये जादुई जीव न केवल रक्षा के मामले में मजबूत था बल्कि इसकी शक्ति भी असाधारण थी। जियान चेन द्वारा इसके गले में वार करने के बाद भी यह मरा नहीं, बल्कि इससे यह और भी क्रोधित हो गया। जब जियान चेन और यह कछुआ जादुई जानवर लड़ रहे थे तभी भाड़े के सैनिकों का एक समूह युद्ध क्षेत्र में आ गया। उस समूह में 20 लोग थे जिनके चेहरे कीचड़ से इतने सने हुए थे कि उनकी उम्र के अलावा कोई और पहचान दिखाई नहीं दे रही थी। उनमें से लगभग आधे चमड़े के कपड़े पहने हुए थे जबकि बाकी आधे बेहद फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दो भाड़े के सैनिक तो पूरी तरह पट्टियों में लिपटे हुए थे। पट्टियों के नीचे से उनका खून साफ दिखाई दे रहा था, जिससे पता चलता था कि वे बुरी तरह घायल थे। भाड़े के सैनिकों के इस समूह ने जैसे ही अपनी आंखों के सामने कछुए के जादुई जानवर को जियान चेन से लड़ते देखा, वे तुरंत आश्चर्य से चिल्ला उठे। ऐसा लगता है कि यह जियान चेन है। अध्याय 144 ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिक। ये सुनकर भाड़े के सैनिकों का पूरा समूह चौंक गया और सावधानी भरी निगाहों से जियान चेन की ओर देखने लगा। लगभग 20 वर्ष की आयु का मध्यम कद काठी का व्यक्ति फुर्ती से और तेजी से एक पतली लंबी चांदी की तलवार चलाता है। कप्तान जी, ये व्यक्ति भाड़े के सैनिकों के संग में त्यानिक्सियोन कबीले द्वारा लगाए गए इनाम के पोस्टरों में दिख रहे व्यक्ति से मिलता जुलता है। मेरी राय में ये निश्चित रूप से जियान चेन है। चमड़े की खाल पहने एक भाड़े के सैनिक ने दूसरे भाड़े के सैनिक के बगल में खड़े होकर कहा, जिसके कपड़े अभी भी सही सलामत थे। जी हाँ कप्तान जी, मुझे पूरा यकीन है कि यह व्यक्ति जियान चेन ही है। त्यानिक्सियोन कबीले ने जियान चेन को पकड़ने के लिए 10,000 बैंगनी सिक्कों का इनाम रखा है। अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो ये 10,000 बैंगनी सिक्के हमारे होंगे। एक और मुरझाए भाड़े के सैनिक ने कहा। एक अन्य व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, मैं देख सकता हूं कि इस जियान चेन से निपटना इतना आसान नहीं होगा। क्या आप लोग नहीं देख पा रहे हैं कि वह अकेले ही उस तीसरे दर्जे के जादुई राक्षस से लड़ रहा है? तुम्हें किस बात का डर है? वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो तो सिर्फ एक है जबकि हम तो बहुत सारे हैं। मुझे ये मत कहना कि तुम सिर्फ एक से डरते हो। अगर ये बात फैल गई तो वेक सिटी में हमारे ब्लैक लेपर्ड मर्सिनरीज की कोई इज्जत नहीं बचेगी। चमड़े के कपड़े पहने एक और भाड़े के सैनिक ने दबी हुई आवाज में कहा। वह जो कह रहा है वह सही है। भले ही वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह फिर भी एक ही व्यक्ति है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिक एक अकेले 20 वर्षीय लड़के से डरते हों? उसी क्षण एक शांत दिखने वाले व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, ठीक है, सब लोग बहस करना बंद करो। कप्तान की बात सुनो। उसके बोलते ही सब लोग चुप हो गए और समूह के सबसे आगे खड़े व्यक्ति की ओर देखने लगे। भाड़े के सैनिकों के उस समूह में केवल उसी के कपड़े एकदम सही हालत में थे। वह ब्लैक लेपर्ड मर्सिनरीज का नेता था। ब्लैक लेपर्ड मर्सिनरीज का सरदार 2.5 मीटर लंबा और हट्टा कट्टा था। उसके बड़े चेहरे पर बाल छोटे छोटे कटे हुए थे, लेकिन देखने में साधारण लग रहे थे और अगर कोई उसके बारे में पूछे तो शायद ही कोई उसके बारे में ज्यादा बता पाए। उसने काले रंग का चोगा पहना हुआ था जिस पर जंगल के कटीले पौधों से बस कुछ खरोंचें ही थीं। ब्लैक लेपर्ड मर्सिनरीज का सरदार जियान चेन और कछुए जैसे जादुई जीव के बीच चल रही लड़ाई को हिचकिचाहट भरी निगाहों से देखता रहा। कुछ पल तक उसकी आंखों में एकटक भाव झलकते रहे, फिर उसने एक निष्कर्ष निकाला। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, आखिर वो अभी 20 साल का ही है। वो हमारे पूरे समूह का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अलावा उससे लड़ने वाला केवल एक ही तीसरे दर्जे का जादुई जीव है। चलो पहले उस जीव के सारे सेंटफोर्स को सोख लेने और उसे कुछ नुकसान पहुंचाने का इंतजार करते हैं, फिर हम तुरंत जियान चेन को पकड़कर त्यानिक्सियोन कबीले में ले जाएंगे और उससे 10,000 बैंगनी सिक्कों का इनाम लेंगे। कितना शानदार फैसला है कप्तान जी। अब ये मामला सुलझ गया, हमारा समूह जरूर तरक्की करेगा। 10,000 बैंगनी सिक्के बांटने के बाद भी ये हमारे पूरे जीवन के लिए काफी होंगे। एक व्यक्ति ने खुशी से आह भरी। ये सब खत्म होने के बाद मैं निश्चित रूप से रोमांस सिटी जाऊंगा और यून शियू को कुछ दिनों के लिए अपनी सेवा में रखूंगा। एक अन्य भाड़े के सैनिक ने हंसते हुए कहा, हे जी ली, रोमांस सिटी के उस वेश्यालय का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है। अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास कभी उसके सुखों का आनंद लेने के लिए पैसे नहीं थे। बस अब ये सब खत्म हो जाए, फिर तुम यून शियू को बिना किसी परेशानी के अपनी पत्नी बनाकर घर ले जा सकोगे। दाढ़ी वाले एक आदमी ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर पूर्व भाड़े के सैनिक ने हंसते हुए जियान चेन को ऐसे घूरना शुरू कर दिया मानो वह सोने के पहाड़ को घूर रहा हो। आओ। उसी क्षण दूर से एक दिल दहला देने वाली गर्जना सुनाई दी।
भाड़े के सैनिकों ने आवाज़ की दिशा में देखा तो पाया कि जियान चेन ने कछुए के गले में तलवार भोंक दी थी। तलवार की तीव्र ऊर्जा ने न केवल उसके गले को भेदा बल्कि विस्फोट के साथ सीधे उसके शरीर में घुसकर उसके आंतरिक अंगों को भी भेद दिया। कछुआ चीखता रहा क्योंकि उसका विशालकाय शरीर जम गया और धीरे धीरे एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर जा गिरा। आगे जैसे ही कछुआ जैसा जादुई जानवर जमीन पर गिरा, ब्लैक लेपर्ड मर्सिनरीज का नेता अपने समूह को जियान चेन की ओर ले गया और बाकी भाड़े के सैनिक सीधे उसके पीछे पीछे चलने लगे। जियान चेन के चेहरे के भावों में कोई बदलाव नहीं आया। धीरे से उसने अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड को कछुए जैसे जादुई जानवर के गले से बाहर निकाला और मानो कुछ हुआ ही न हो वैसे ही उसके पेट की ओर बढ़ा और तलवार की तीव्र ऊर्जा के साथ उसने अपनी तलवार को उसके पेट में गहराई तक घुसा दिया। तुरंत ही जियान चेन के गहरे वार से उसके पेट पर एक बड़ा घाव बन गया। खून से सनी एक वस्तु खून के साथ बाहर निकली और लुढ़कते हुए उसके सामने आकर रुक गई। जियान चेन खून से लथपथ धरती पर नीचे झुक गया और उस वस्तु से खून पहुंचा जिससे पता चला कि वह एक छोटा क्रिस्टल था। ये कछुए का राक्षसी मूल था। ये देखकर कि जियान चेन ने उन्हें एक नज़र तक नहीं डाली, मानो वह ब्लैक लेपर्ड मर्सिनरीज को तुच्छ समझता हो, भाड़े के सैनिकों का समूह अचानक उदास हो गया। भाड़े के सैनिकों के समूह के नेता ने जियान चेन की ओर देखा और कहा, जियान चेन, मैं तुम्हारी उम्र का अंदाजा तो नहीं लगा सकता, लेकिन तुम बहुत शांत दिख रहे हो, खासकर ऐसे समय में जब तुम्हें घबराया हुआ होना चाहिए। जियान चेन ने शांत भाव से मॉन्स्टर कोर को अपने स्पेस बेल्ट में रखा और फिर सिर उठाकर ब्लैक लेपर्ड मर्सिनरीज की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, तुम कौन हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? यह जवाब सुनकर ब्लैक लेपर्ड मर्सिनरीज के नेता ने हल्की सी ठंडी मुस्कान बिखेरी और कहा, हम ब्लैक लेपर्ड मर्सिनरीज हैं। जहां तक आपके नाम के बारे में जानने की बात है तो ये बहुत आसान है। आपका नाम वेक सिटी में बहुत मशहूर है, हर कोई आपको जानता है। जियान चेन ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, बोलो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य सीधा साधा है, कृपया हमारे साथ चलें। जियान चेन के कुछ बोलने से पहले ही एक और भाड़े के सैनिक ने बोलना शुरू कर दिया था। जी हाँ, हम बस यही चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। अब आज्ञाकारी नौजवान बनो और हमारे काले तेंदुए भाड़े के सैनिक तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। एक मुरझाए भाड़े के सैनिक ने हंसते हुए कहा। जियान चेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, इसे खुद नहीं पता कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। और कहा, बेशक हम वेक सिटी वापस जाएंगे। एक आदमी ने दबी हुई आवाज में कहा। उस शहर का नाम सुनते ही जियान चेन ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि इसका संबंध तियानिक्सियोन कबीले से है। और अगर मैं तुम्हारे साथ वापस न जाऊं तो? जियान चेन ने शांत स्वर में उन 20 भाड़े के सैनिकों की ओर देखा। वे उसे किसी भी कोण से देखें, उसके चेहरे पर डर का जरा सा भी निशान नहीं था। ये सुनकर ब्लैक लेपर्ड मर्सिनरीज के सदस्य हंसने लगे। तभी उनमें से एक लंबे भाड़े के सैनिक ने अपना पवित्र हथियार निकाला जो कि 3 मीटर लंबा भाला था। अगर तुम हमारे साथ वापस नहीं आओगे तो हमें तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाना पड़ेगा। जियान चेन, मुझे लगता है कि तुम कोई तकलीफ नहीं सहना चाहोगे, ब्लैक लेपर्ड मर्सिनरीज के कप्तान ने कहा। अपने नेता की बात सुनने के बाद बाकी सभी भाड़े के सैनिकों ने अपने अपने पवित्र हथियार निकालने शुरू कर दिए, जिससे पवित्र शक्ति के कारण वातावरण में हलचल मच गई और वे जियान चेन की ओर बढ़ने लगे। अध्याय 145, एक और लाभ। जियान चेन, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, चुपचाप और आज्ञाकारी होकर हमारे साथ चलो, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती पकड़ लेंगे। अगर तुमने हमें अपना असली रूप दिखाने पर मजबूर किया तो मार खाना लाजमी होगा। ब्लैक लेपर्ड मर्सिनरीज के सरदार ने जियान चेन को घूर कर देखा, लेकिन जियान चेन ने एक शब्द भी नहीं कहा। जियान चेन हंसा और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे पास केवल शिखर संत गुरु की शक्ति है, इसलिए तुम्हें मुझसे ऐसी बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। आज हम देखेंगे कि तुम मुझे पकड़ पाते हो या नहीं, या फिर तुम में से एक एक करके मेरे हाथों मारे जाओगे। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी हल्की हवा वाली तलवार के चारों ओर तलवार की ऊर्जा की एक धुंधली सी चमक फैलने लगी। तुरंत बाद जियान चेन का शरीर धुंधला हो गया और वह भाड़े के सैनिकों के समूह की ओर बढ़ा। पल भर में वह सबसे कमजोर दिखने वाले भाड़े के सैनिक के ठीक सामने प्रकट हुआ और अपनी तलवार को आश्चर्यजनक गति से घुमाया। तुम तो मौत को बुला रहे हो, बदतमीज बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो। जैसे ही जियान चेन हिलने लगा, ब्लैक लेपर्ड मर्सिनरीज के अन्य सभी सदस्य गुस्से में चिल्लाते हुए उस पर टूट पड़े। पच पच पच। जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, जियान चेन ने बिजली की तेजी से 3 भाड़े के सैनिकों के गले में वार कर दिए। जियान चेन का हमला इतना अचानक था कि प्राथमिक महान संत स्तर के सैनिकों को प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। इस प्रकार प्रकाश पवन तलवार उनके गले में घुस गई और उनकी जान ले ली। बिना किसी झिझक के जियान चेन ने अपनी तलवार निकाली और चारों ओर मौजूद ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिकों के साथ भीषण युद्ध छेड़ दिया। संख्या में अधिक होने के बावजूद जियान चेन पर लगातार हमला करने वाले दुश्मनों की संख्या केवल लगभग 7 थी। बाकी सैनिकों ने जियान चेन को घेर लिया था ताकि उसके पास भागने का कोई रास्ता न रहे। साथ ही जरूरत पड़ने पर वे किसी भी समय सहायता के लिए आ सकते थे। जियान चेन से लड़ रहे 7 भाड़े के सैनिकों में 5 संत गुरु और 2 महान संत थे। ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिक मूर्ख नहीं थे, वे जानते थे कि तियानिक्सियोन कबीले के क्रोध को भड़काने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं हो सकता। इसलिए 5 संत गुरुओं ने एक साथ उस पर हमला किया। जियान चेन ने 5 संत मास्टर्स और 2 महान संतों को बड़ी आसानी से हरा दिया। पहले जब उसकी शक्ति केवल एक मध्यम महान संत के स्तर की थी, तब भी उसने तियानिक्सियोन कबीले के कई संत मास्टर विशेषज्ञों का सामना करने का साहस दिखाया था। जाहिर है, अब जब उसकी शक्ति शिखर महान संत स्तर तक पहुंच चुकी थी तो उसे इन भाड़े के सैनिकों से लड़ने में कोई समस्या नहीं थी। अब वह संत मास्टर स्तर तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर था। यद्यपि मध्य संत से शिखर संत स्तर तक की वृद्धि नामात्र की ही थी, लेकिन इस दौरान जियान चेन की शक्ति में कई गुना वृद्धि हो गई थी।
अब जब उसके पास शिखर संत की शक्तियां थीं, तो पांचों संत गुरुओं के एक साथ हमलों का सामना करना उसके लिए उतना कठिन नहीं था जितना कि वेक सिटी में उसके पिछले अनुभव में था। जियान चेन की तलवार गति में अद्वितीय थी, जो अविश्वसनीय रूप से प्रकाश की गति से आक्रमण और बचाव करते हुए सभी दिशाओं में प्रहार करती थी। प्रकाश पवन तलवार अन्य संत हथियारों से लगातार टकराती रही, जिससे धातु की खड़खड़ाहट की तेज आवाजें उत्पन्न हुईं। प्रत्येक टक्कर के बाद हथियारों से निकलने वाली प्रबल संत शक्ति पूरे क्षेत्र में फैल जाती थी, जिससे धूल और धुआं हवा में छा जाता था। जियान चेन की तलवार अन्य संत हथियारों को रोकते हुए और भी तेज गति से चलने लगी। फिर वह चांदी की बिजली की तरह चमकी और दो महान संतों के गले को भेद गई। चाली चेंग बोपिंग। अपनी आंखों के सामने दो लोगों को मरते देख ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिकों ने अपने दो महान संतों के खोने पर पीड़ा भरी चीखें निकाली। जिन लोगों का अभी अभी मरे हुए लोगों से गहरा रिश्ता था, वे तुरंत गुस्से में दहाड़ते हुए जियान चेन पर टूट पड़े। जियान चेन संत गुरुओं द्वारा बनाए गए घेरे से बच निकला और महान संतों के साथ भीषण युद्ध में उतर गया। उसकी तलवार के कुछ ही वारों में कई भाड़े के सैनिकों के गले और दिल छलनी हो गए और वे भी मारे गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिकों को मारने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो, जियान चेन। जियान चेन के हाथों इतने सारे लोगों को मरते देख ब्लैक लेपर्ड का नेता क्रोधित हो गया और उसने जियान चेन पर अपने लंबे भाले से वार करने के लिए उस पर झपट्टा मारा। मानो उसकी पीठ के पीछे भी आंखें हों, जियान चेन अचानक मुड़ा और अपनी लंबी तलवार बाहर निकाल दी। डिंग। चांदी की हल्की हवा वाली तलवार और लंबे भाले के हवा में टकराने से लोहे के टकराने की गूंज उठी। जैसे ही दोनों टकराए, जियान चेन एक कदम भी पीछे नहीं हटा, बल्कि वह भाले को पार करते हुए कप्तान की ओर बढ़ा और अपनी तलवार की एक तेज गति से उसने ब्लैक लेपर्ड मर्सिनरीज के नेता के गले में तलवार घोंप दी। एक गटकने की आवाज के साथ खून से लथपथ तलवार की नोक आदमी के गले के दूसरी तरफ दिखाई दी। ब्लैक लेपर्ड मर्सिनरीज का सरदार अविश्वास से अपनी गर्दन में धंसी तलवार को घूरते हुए एकदम अकड़ गया। उसकी पुतलियां गुस्से से इधर उधर घूमने लगीं और उसने जियान चेन को घूरते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, तब मैं कैसे मैं कैसे तुम्हारे हाथों मर सकता हूँ? कप्तान कप्तान कैप्टन कारगिल। अपने नेता को गले में छुरा घोंपा हुआ देखकर सभी भाड़े के सैनिकों के चेहरे के भाव बदल गए। कुछ देर तक स्तब्ध खड़े रहने के बाद वे सब घबराकर चिल्लाने लगे, उसने कैप्टन कारगिल को मार डाला। मेरे भाइयों, चलो कैप्टन की मौत का बदला लें। कैप्टन कारगिल का बदला लो। सब लोग आगे बढ़ो, इस जियान चेन को मार डालो। भाड़े के सैनिक अचानक एक बार फिर जोश से भर गए और जियान चेन पर हमला कर दिया। कितनी लापरवाही! जियान चेन ने तलवार निकालते हुए व्यंग्य किया। तलवार की धार चमकी और वह आगे खड़े लोगों की ओर बढ़ा। पलक झपकते ही उसने कुछ और लोगों के गले भेद दिए। जियान चेन फुर्ती से भीड़ के बीच से गुजरा और उसने बेतहाशा लोगों पर वार किए। उसके सामने लड़ रहे भाड़े के सैनिक जियान चेन की तेज तलवार के आगे एक एक करके गिरते चले गए। महान संत की ताकत रखने वाले भी खुद का बचाव नहीं कर पाए। यहाँ तक कि संत गुरु भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। कुछ ही क्षणों में जियान चेन की तलवार से 10 और भाड़े के सैनिक मारे गए और पीछे 2 संत गुरु और 4 महान संत बचे रहे। उन 6 लोगों की लड़ने की इच्छाशक्ति पहले ही खत्म हो चुकी थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा, ये जानते हुए कि इस रास्ते पर चलते रहने का अंत मृत्यु में ही होगा। उनके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसी सोच के साथ वे 6 भाड़े के सैनिक बिना किसी हिचकिचाहट के जियान चेन से बचने के लिए तुरंत चारों दिशाओं में फैल गए। जियान चेन ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ चारों ओर नजर घुमाए और अंततः एक महान संत भाड़े के सैनिक पर आकर रुकी। उसका शरीर थोड़ा सा फड़कने लगा और वह अत्यंत तेजी से उस महान संत का पीछा करने लगा। बाकी 5 भाड़े के सैनिकों की ओर जियान चेन ने कोई ध्यान नहीं दिया। वह महान संत जो जियान चेन के पीछा करने से बचने की कोशिश कर रहा था, पलक झपकते ही उसके द्वारा रोक दिया गया। तुम क्या करने वाले हो? जियान चेन को ठीक अपने सामने प्रकट होते देख भाड़े के सैनिक का चेहरा पीला पड़ गया और वह कांपने लगा तथा डरते हुए उसने अपना पवित्र हथियार निकाल लिया। जैसे ही जियान चेन ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे, लाइट विंड स्वॉर्ड उसके हाथ से गायब हो गई। अपने लगभग हमउम्र भाड़े के सैनिक को घूरते हुए उसने उदासीनता से कहा, क्या तुम जीना चाहते हो? बिल्कुल, उस भाड़े के सैनिक ने लगभग तुरंत जवाब दिया। लेकिन तभी उसके मन में सवाल उठा और उसके चेहरे पर आशा की किरण जगी। उसने अविश्वास से पूछा, क्या आप मुझे जाने देने को तैयार हैं? तुम्हें जाने देने से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और तुम्हें मारने का भी कोई मतलब नहीं होगा। जब तक तुम मेरे साथ सहयोग करोगे और मुझे वह सब बताओगे जो मुझे जानना जरूरी है, तब तक मैं तुम्हें जाने दूंगा। जियान चेन की बात सुनकर भाड़े के सैनिक के चेहरे पर खुशी का भाव आ गया। ठीक है, अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपको बिना कुछ छिपाए सब कुछ बता दूंगा जो मुझे पता है। जियान चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे आपसे ये पूछने दीजिए कि त्यानिक्सियोन कबीला मुझसे निपटने के लिए कौन सा तरीका अपना रहा है और आपके समूह ने मुझे कैसे पहचाना? बिना किसी झिझक के भाड़े के सैनिक ने तुरंत जवाब दिया, त्यानिक्सियोन कबीले ने भाड़े के सैनिकों के संग का इस्तेमाल करके आप पर 10,000 बैंगनी सिक्कों का इनाम रखा है। साथ ही उन्होंने आपके कुछ गुणों का प्रचार भी किया है। इसीलिए हमने कछुआ राक्षस के साथ आपकी लड़ाई के आधार पर आपको तुरंत उस व्यक्ति के रूप में पहचान लिया जिस पर त्यानिक्सियोन कबीले ने भारी इनाम रखा था। जियान चेन ने भौहें चढ़ाईं। त्यानिक्सियोन कबीले द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर इतना बड़ा इनाम रखना उसकी उम्मीदों से परे था। कुछ हिचकिचाहट के बाद जियान चेन की आंखें चमक उठीं और उसने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मैं अब तुम्हें जाने दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। क्या काम? जब तक मुझे शू कैलिन को कोई रास्ता मिल जाएगा, मैं इसे जरूर करूंगा। उस भाड़े के सैनिक ने बेहद दृढ़ स्वर में शपथ ली, संभवतः इस उम्मीद में कि जियान चेन उस पर विश्वास कर लेगा। जब तुम वेक सिटी लौटोगे तो मैं चाहती हूं कि तुम हर जगह ये खबर फैला दो कि मैं जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में हूं। मैं चाहती हूं कि सबको पता चले कि मैं यहाँ हूं, समझे? जियान चेन ने उसे घूरते हुए कहा।
मैं समझ गया। हालांकि उसे जियान चेन की मंशा का पता नहीं था, फिर भी इस भाड़े के सैनिक ने बिना सवाल पूछे तुरंत जवाब दे दिया। उसे डर था कि अगर उसने जियान चेन को नाराज कर दिया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। जियान चेन ने एक पल और सोचा और फिर आगे कहा, और हाँ, उन्हें बता देना कि मैं गंभीर रूप से घायल हूँ। समझ गया। चिंता मत करो, मैं सबको बता दूंगा कि तुम क्या कहना चाहते हो। भाड़े के सैनिक ने जल्दी से जवाब दिया। जियान चेन ने सिर हिलाकर और हाथ हिलाते हुए कहा, आप जा सकते हैं। ऐसा लग रहा था मानो उस आदमी को माफी मिल गई हो। वह तुरंत ही पूरी तेजी से उस इलाके से भागने लगा। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था मानो उसे डर हो कि जियान चेन अपना इरादा बदल देगा और अंत में उसकी जान ले लेगा। जियान चेन ने जमीन पर पड़े दर्जनों शवों को देखा और उनके स्पेस बेल्ट उठा लिए। एक साफ जगह पर जाकर उसने प्रत्येक स्पेस बेल्ट में मौजूद चीजों की सूची बनाना शुरू किया। अंत में उसे 100 से अधिक मॉन्स्टर कोड, कई दर्जन बैंगनी सिक्के, 300 सोने के सिक्के और कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं मिलीं। अध्याय 146, संत गुरु बनने की राह में सफलता। जियान चेन ने ब्लैक लेपर्ड मर्सिनरीज के पास मौजूद सभी मॉन्स्टर कोर की जांच की। 100 मॉन्स्टर कोर में से अधिकांश क्लास 3 मॉन्स्टर कोर थे और बाकी क्लास 2 मॉन्स्टर कोर थे। इतनी बड़ी मात्रा में मॉन्स्टर कोर को देखकर ही पता चलता है कि भाड़े के सैनिकों ने इस पर्वत श्रृंखला में कितने लंबे समय तक निवास किया था। ये बहुत दुख की बात थी कि उनके लालच के कारण उनमें से कई जियान चेन के हाथों मारे गए और उनके द्वारा अर्जित राक्षसी कोर का प्रचुर भंडार जियान चेन ने अपने उपयोग के लिए छीन लिया। उनकी मेहनत का फल किसी और ने ले लिया। जियान चेन ने खुशी खुशी 100 मॉन्स्टर कोर को अपने स्पेस बेल्ट में जमा कर लिया। हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से एक दिन में 20 या 30 मॉन्स्टर कोर प्राप्त कर सकता था, लेकिन ये 100 मॉन्स्टर कोर कोई छोटी मात्रा नहीं थी। इस मात्रा से वह कुछ दिनों तक अपनी साधना जारी रख सकेगा। मुझे उम्मीद है कि उस भाड़े के सैनिक ने मेरा दिया हुआ काम पूरा कर लिया होगा। 10,000 बैंगनी सिक्के इनाम के तौर पर कोई छोटी रकम नहीं है। मुझे यकीन है कि कई भाड़े के सैनिक इससे लालच में आ जाएंगे। जियान चेन ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा। फिर उसके चेहरे पर एक आशा भरी मुस्कान आ गई। मुझे उम्मीद है कि उनके थैलों में पर्याप्त मॉन्स्टर कोर होंगे, इससे उन्हें बहुत मुनाफा होगा। लालच का फल मृत्यु होता है। चूंकि वे लालच का विरोध न कर पाने के कारण मुझसे भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वे मुझे निर्दयी होने के लिए दोष नहीं दे सकते। जैसे ही उसने ये कहा, जियान चेन के चेहरे से जानलेवा इरादे की एक झलक दिखाई दी। अगले 2 दिनों तक मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। नहीं तो अगर मेरा सामना किसी ताकतवर समूह से हो जाता है तो भले ही वे मुझे पकड़ न पाएं, लेकिन उनसे निपटना काफी मुश्किल होगा। इसके अलावा मुझे अभी भी शिखर महान संत गुरुओं से अपनी रक्षा करने में सक्षम होना है। मेरी वर्तमान ताकत के साथ शिखर संत गुरुओं का सामना करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर मेरा सामना किसी शिखर महान संत गुरु से हो जाता है तो ये खतरनाक हो सकता है। अगर सब ठीक नहीं रहा तो मुझे भागना पड़ सकता है। हालांकि वेक सिटी एक तीसरे दर्जे का शहर है जिसमें कुछ ही महान संत गुरु हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ कोई महान संत गुरु नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे फीनिक्स के पंख और यूनिकॉर्न के सींग दुर्लभ होते हैं, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि 10,000 बैंगनी सिक्कों के लालच को ठुकरा न पाने के कारण कोई महान संत गुरु मुझ पर हमला नहीं करेगा। लगता है मुझे जल्दी से संत गुरु स्तर तक पहुंचना होगा ताकि अगर मुझे महान संत गुरु विशेषज्ञों से लड़ना पड़े तो मेरे पास जीतने का मौका हो। अपनी योजना बनाने के बाद जियान चेन ने अब और किसी भी जादुई जानवर को न मारने का फैसला किया और इसके बजाय एक पहाड़ी की ओर चला गया जहां एक खड़ी चट्टान की दरारों से भरपूर वनस्पति उग रही थी। जियान चेन दीवार के पास गया और धीरे से लंबी घास को हटाकर एक छेद को उजागर किया। इस गुफा की खोज जियान चेन ने 2 दिन पहले की थी। अपने स्पेस बेल्ट से कुछ सामग्री निकालकर उसने एक मशाल बनाई और सीधे गुफा में चला गया। रास्ता बहुत संकरा था, ऊबड़ खाबड़ सतहों पर एक बार में केवल एक ही व्यक्ति चल सकता था। जगह जगह हाथों और पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, जिनसे पता चलता था कि इस गुफा को कृत्रिम रूप से बड़ा किया गया था। घुमावदार 30 मीटर लंबे रास्ते पर चलते हुए जियान चेन अंततः गुफा के अंत तक पहुंच गया। गुफा के अंत का घेरा लगभग 10 मीटर था और इसकी ऊंचाई 3 मीटर थी। जमीन बिल्कुल समतल थी और पास ही एक पत्थर की मेज और बेंच रखी हुई थी। 2 दिन पहले जब जियान चेन ने इस गुफा की खोज की थी तब उसे पहले से ही पता था कि अन्य लोग काफी समय से इस गुफा में रह रहे थे। हालांकि जमीन पर जमी धूल की मोटी परत स्पष्ट रूप से दर्शाती थी कि यहाँ आखिरी बार किसी व्यक्ति के आए हुए सदियों बीत चुकी थी। गुफा का निरीक्षण करने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद जियान चेन ने अपनी मशाल दीवार पर लगाई और गुफा के बीचों बीच बैठ गया। उसने कुछ द्वितीय श्रेणी के मॉन्स्टर कोर निकालकर साधना शुरू कर दी। खुले पहाड़ी क्षेत्र की तुलना में वह इस छिपी हुई गुफा में निश्चित रूप से अधिक सुरक्षित था और इससे जियान चेन को अपनी इच्छानुसार साधना करने की स्वतंत्रता मिली। जादुई जीव पर्वत श्रृंखला में कुछ दिनों तक शिकार करने के बाद उसने बड़ी मात्रा में राक्षस कोर एकत्र कर लिए थे। ब्लैक लेपर्ड मर्सिनरी से प्राप्त सैकड़ों राक्षस कोर को मिलाकर जियान चेन के पास इतने राक्षस कोर थे कि वह पूरे 1 महीने तक साधना कर सकता था। जियान चेन को राक्षस कोर की कमी की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। राक्षसी कोर के भीतर की ऊर्जा जियान चेन के शरीर में भयावह गति से समाहित हो रही थी। शक्तिशाली ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर एकत्रित हो रही थी और धीरे धीरे एक अत्यंत कमजोर प्रकाश में परिवर्तित हो रही थी। उसके दांतियान में मौजूद नीले और बैंगनी रंग की चमक के कारण जियान चेन की साधना दर 100 गुना बढ़ गई थी, लेकिन साथ ही इन 2 चमकों ने उसकी साधना शक्ति को भी कम कर दिया था। जियान चेन को केवल उस ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था जिसे उसने अवशोषित और साधना की थी। इसके बावजूद उसकी साधना गति पहले से थोड़ी तेज थी। जियान चेन के दांतियान के भीतर शक्तिशाली संत शक्ति ने एक धुंधली सी तलवार का आकार लेना शुरू कर दिया। हालांकि यह बहुत धुंधली थी, लेकिन वास्तव में यह उसकी हल्की हवा की तलवार से बहुत मिलती जुलती थी, यहाँ तक कि तलवार का हैंडल भी लगभग पहचाना जा सकता था।
जैसे जैसे जियान चेन राक्षस कोर के भीतर ऊर्जा की धारा को अवशोषित करता रहा, उसके दांतियान के भीतर की तलवार संत शक्ति से धीरे धीरे संघनित होने लगी और बाहर की ओर फैलने लगी। इस गति से तो मैं जल्द ही संत मास्टर स्तर तक पहुंच जाऊंगा। मेरा अनुमान है कि इसमें मुझे 10 दिन से लेकर आधा महीना लग जाएगा। लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं है, ये बहुत धीमा है। जियान चेन ने सोचते हुए अपनी भौहें सिकुड़ी। उसके दांतियान के कारण राक्षस कोर से निकलने वाली सारी ऊर्जा उससे छीन ली जा रही थी, जिससे वह थोड़ा असंतुष्ट महसूस कर रहा था। देखते हैं क्या मैं वह ऊर्जा वापस ले सकता हूँ। अचानक जियान चेन का दिल कांप उठा और उसने अपने दांतियान में मौजूद 2 प्रकाशमान किरणों से ऊर्जा वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। हालांकि नीले और बैंगनी प्रकाशमान किरणों द्वारा ऊर्जा को अवशोषित करने की गति बहुत तेज थी। अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने पर भी वह केवल थोड़ी सी ऊर्जा ही वापस ले पाया। इस परिणाम के बावजूद जियान चेन बेहद संतुष्ट था। इस थोड़ी सी ऊर्जा से ही उसकी साधना की गति में 10-20% की अच्छी वृद्धि हो गई थी। यदि वह इसी गति से साधना जारी रखता तो उसे सफलता प्राप्त करने में कुछ ही दिन लगते। गुफा के अंदर जियान चेन साधना की गहरी अवस्था में था, लेकिन वेक सिटी में जादुई पशु पर्वत श्रृंखला के बाहर पूरा शहर कोलाहल में डूबा हुआ था। जब ये खबर उस भाड़े के सैनिक के मुंह से निकली तो किसी को नहीं पता था कि यह असली है या नहीं, लेकिन फिर भी इसने हर एक भाड़े के सैनिक को इस पर कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। इस व्यक्ति पर 10,000 बैंगनी सिक्कों का इनाम रखा गया था। हालांकि वह जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में था, लेकिन वह अकेला था और बुरी तरह घायल था, इसलिए उसकी ताकत तेजी से घट रही होगी। इस अपुष्ट खबर ने कई भाड़े के सैनिकों को जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की ओर जाने के लिए प्रेरित किया ताकि इसकी पुष्टि की जा सके। उन्हें इसकी पुष्टि करनी ही थी, क्योंकि इनाम में 10,000 बैंगनी सिक्के थे और चूंकि उनका लक्ष्य केवल एक 20 वर्षीय युवक था, इसलिए कई लोगों की नज़र में यह एक आसान काम था। उन्हें बस उसे ढूंढने में ही परेशानी होगी। ऐसे लक्ष्य वाले मिशन में 10,000 बैंगनी सिक्कों के लालच का विरोध करना मुश्किल था। कई लोगों के ये कहने के बावजूद कि इस बार का लक्ष्य बिल्कुल भी कमजोर नहीं था और उसने त्यानिक्सियोन कबीले को भारी नुकसान भी पहुंचाया था, इन भाड़े के सैनिकों को फिर भी कोई डर नहीं था। जियान चेन के जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में कुछ दिन बिताने के बाद वेक सिटी के आसपास के कई शहरों में जियान चेन के गंभीर रूप से घायल होने की खबर फैल चुकी थी। कई भाड़े के सैनिक भारी संख्या में वेक सिटी की ओर बढ़ने लगे थे। हालात को इस तरह बिगड़ते देख अपनी ताकत और किस्मत पर भरोसा रखने वाले कुछ अकेले भाड़े के सैनिकों ने जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला की ओर रुख किया। उनका मानना था कि वे इस स्थिति का लाभ उठाकर अपना फायदा उठाएंगे। पलक झपकते ही 7 दिन बीत गए। जादुई दानव पर्वत श्रृंखला की गुफाओं में जियान चेन जमीन पर पैर मोड़कर ध्यान लगा रहा था। दीवार पर लगी मशाल बहुत पहले ही बुझ चुकी थी, जिससे वहां घोर अंधेरा छा गया था, यहाँ तक कि चेहरे के सामने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। पिछले कुछ दिनों से जियान चेन लगभग पूरे समय साधना में लीन था। अपनी आंतरिक संत शक्ति में लगातार वृद्धि के साथ जियान चेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी शक्ति में तेजी से सुधार हो रहा है। साधना के दौरान वह 1 इंच भी नहीं हिला, सिवाय उन समयों के जब उसे अपने हाथ में मौजूद दैत्य कोर को बदलना पड़ता था। हालांकि दैत्य कोर बदलने के बाद वह तुरंत साधना में वापस लग जाता था। साधना के दौरान जियान चेन ने एक बार भी भोजन नहीं किया था और न ही पानी पिया था। वह इतनी गहरी ध्यान अवस्था में लीन हो गया था कि उसे लगभग भूख या प्यास का एहसास ही नहीं हुआ था। उन दिनों जियान चेन के स्पेस बैग में मौजूद मॉन्स्टर कोर का 1/3 हिस्सा पहले ही इस्तेमाल हो चुका था। उसके चारों ओर, विशेष रूप से उसकी क्रॉस की हुई टांगों पर इस्तेमाल हो चुके मॉन्स्टर कोर से बची धूल की एक महीन परत जमी हुई थी। अध्याय 147 पहचान का खुलासा। उसी क्षण जियान चेन के शरीर से तीव्र ऊर्जा की एक लहर निकली। इस समय उसकी साधना की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हो चुकी थी, फिर भी मॉन्स्टर कोर के भीतर से ऊर्जा बेतहाशा दौड़ते घोड़ों की तरह बह रही थी। जियान चेन के लिए यह ऊर्जा असहनीय थी और इसलिए ऊर्जा उसके चारों ओर हवा में फैल गई, मानो घने सफेद कोहरे का बादल हो। गुफा में यह कोहरा उसके चारों ओर तैरता हुआ अत्यंत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वास्तव में जियान चेन का शरीर उसके चारों ओर फैले कोहरे से जगमगाने लगा था, जिससे वह अंधेरी गुफा में अलग से दिखाई दे रहा था। उसी समय उसके सारे रोम छिद्र इतने बड़े हो गए मानो प्यासे बच्चों के मुंह हों। जियान चेन के चारों ओर फैली सफेद धुंध उसके शरीर में समाहित होने लगी और ऊर्जा स्रोत के रूप में जियान चेन की साधना में उपयोग होने लगी। जैसे ही जियान चेन के शरीर के रोमछिद्र उसके आसपास की ऊर्जा को सोखने लगे, उसे अपने शरीर में हल्का दर्द भी महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कई कीड़े उसके शरीर पर रेंग रहे हों और काट रहे हों। इस तरह की असहनीय और परेशान करने वाली अनुभूति को कोई भी व्यक्ति दिल से महसूस करेगा। जियान चेन गुफा की जमीन पर शांति से बैठा था, मानो वह ध्यान में लीन भिक्षु हो। उसकी शांत मुद्रा के बावजूद वह अपने शरीर में दर्द महसूस कर रहा था। हालांकि अगर कोई उसे देखता तो उसे पता ही नहीं चलता कि वह दर्द से पीड़ित है। इसी बीच उसके शरीर के रोमछिद्रों से अवशोषित ऊर्जा उसके दांतियान में एकत्रित हो रही थी, जहां से वह तलवार द्वारा अवशोषित हो रही थी। जैसे ही संत हथियार ने ऊर्जा को अवशोषित किया, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और तलवार का आकार अधिक विशिष्ट होता चला गया। संचित ऊर्जा उसकी शक्ति में समाहित हो गई और हर सेकंड ऊर्जा अवशोषित होने के साथ साथ संत हथियार की लंबाई और आकार बढ़ता गया। इस समय जियान चेन संत मास्टर बनने की दहलीज पर था। यह सिलसिला 4 घंटे और चलता रहा, जब तक कि जियान चेन के हाथ में मौजूद मॉन्स्टर कोर झिलमिलाने नहीं लगा। तुरंत ही जियान चेन ने कुछ क्लास 3 मॉन्स्टर कोर निकाले और फिर से साधना शुरू कर दी। समय धीरे धीरे लेकिन खामोशी से बीतता गया और कुछ ही देर में आधा दिन बीत चुका था। गुफा के अंधेरे में जियान चेन की धुंधली आकृति साधना करती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि सफेद कोहरे जैसी ऊर्जा और भी घनी होती जा रही थी, यहाँ तक कि वह चांदनी की तरह चमक रही थी। उसी क्षण जियान चेन से तीव्र ऊर्जा निकली और गुफा में चारों ओर गूंज उठी।
ऊर्जा धीरे धीरे तीव्र होती गई और अंततः एक भयंकर आंधी में तब्दील हो गई जो गुफा में गूंज उठी। धूल चारों ओर उड़ गई और ऊर्जा की आंधी से बिखर गई। जियान चेन के चारों ओर फैली धूल सफ़ेद धुंध के तेजी से घूमने के कारण चारों दिशाओं में उड़ गई और अंत में जियान चेन के शरीर में समा गई। पलक झपकते ही जियान चेन ने अपनी सामान्य गति से कहीं अधिक तेज गति से उस धुंध को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसने अंततः एक महान संत से संत मास्टर बनने की छलांग लगा दी। जैसे ही जियान चेन ने अगले स्तर में प्रवेश किया, उसके दांतियान के भीतर की दो चमक ने अचानक जियान चेन से ऊर्जा चुराना बंद कर दिया। जियान चेन ने बैठे बैठे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, तभी अचानक उसकी आंखों से एक हल्की रहस्यमयी चमक निकली। हालांकि यह हल्की थी, लेकिन गुफा के अंधेरे में यह बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। अपने शरीर में विद्यमान संत शक्ति को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली महसूस करते हुए जियान चेन ने उत्साह से भरी मुस्कान बिखेरी। तुरंत ही उसने अपनी हल्की पवन तलवार हाथ में निकाली, जिसकी धार से हल्की रोशनी निकली और आसपास के अंधेरे को दूर कर दिया। जियान चेन की आंखों में एक अद्भुत चमक उठी और अगले ही पल तलवार से भारी मात्रा में चांदी जैसी रोशनी निकली और तलवार की ऊर्जा का एक प्रबल स्रोत प्रकट हुआ। आगे बढ़ते हुए हल्की हवा की तलवार हवा में लहराई और तलवार से थोड़ी सी ऊर्जा अलग होकर अविश्वसनीय गति से गुफा की दीवारों की ओर बढ़ गई। अंधेरी गुफा के भीतर तलवार की ऊर्जा की वह चांदी जैसी चमक बिना किसी आवाज के बिजली की तरह गुफा की दीवार की ओर तेजी से बढ़ी। दीवार से टकराते ही तलवार की ऊर्जा गायब हो गई, लेकिन गायब होने से पहले उसने अपने पीछे एक छेद छोड़ दिया। जियान चेन का शरीर थोड़ा लड़खड़ाया और वह किसी आवेशित दानव की तरह दीवार की ओर उड़ते हुए अपनी तलवार से वार करने लगा। पच तेज आवाज के बाद लाइट विंड स्वॉर्ड से भेदी गई चट्टान लगभग टोफू जितनी कमजोर लग रही थी। लाइट विंड स्वॉर्ड का पूरा ब्लेड दीवार में धंस गया था और केवल उसका हैंडल ही दिखाई दे रहा था। जैसे ही लाइट विंड स्वॉर्ड दीवार में घुसी, जियान चेन को गति के कारण जरा भी रुकावट महसूस नहीं हुई, मानो दीवार पत्थर की दीवार न होकर टोफू की बनी हो। हालांकि जियान चेन पहले आसानी से पत्थर की दीवार में वार कर सकता था, लेकिन अब यह इतना आसान नहीं था। धीरे धीरे अपनी तलवार निकालते हुए जियान चेन का दिल आत्मविश्वास से भर गया। अगर वह तियानिक सियोंगली के खिलाफ जाता है तो भले ही वह उसे हरा ना पाए, लेकिन कम से कम एक अच्छी टक्कर तो दे ही सकता है। अब जब जियान चेन की शक्ति संत गुरु स्तर की हो गई थी, तो उसे भाड़े के सैनिकों के समूह से सामना होने की चिंता नहीं थी। भले ही उनमें कोई महान संत गुरु हो, जरूरत पड़ने पर वह कम से कम भाग तो सकता ही था। अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड को याद करते हुए जियान चेन ने अपने शरीर से धूल झाड़ी और एक बार फिर आग प्रज्वलित की और पहली बार अंधेरे के बजाय आग की रोशनी में आनंद लिया। जब जियान चेन गुफा से बाहर निकला तब तक 5 दिन बीत चुके थे। तेज धूप आसमान में काफी ऊपर थी, जिससे पता चलता था कि दोपहर हो चुकी थी। जियान चेन ने शांत भाव से अपने चारों ओर देखा और फिर एक बेतरतीब दिशा में चल पड़ा। उम्मीद है कि ब्लैक लेपर्ड मर्सिनरीज का वो भाड़े का सैनिक मुझे निराश नहीं करेगा। घने घास से भरे जंगल में चलते हुए जियान चेन ने मन ही मन बुदबुदाया। अब जब वो एक संत गुरु बन चुका था, उसकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई थी और वेक सिटी में यकीनन बहुत कम लोग होंगे जो उसका मुकाबला कर पाएंगे। जियान चेन जादुई जीव पर्वत श्रृंखला में इत्मीनान से टहलने लगा। पर्वत श्रृंखला के इस हिस्से में अक्सर द्वितीय और तृतीय श्रेणी के जादुई जीव घूमते रहते थे। पहले जियान चेन को इस क्षेत्र में चलते समय सावधानी बरतनी पड़ती थी, लेकिन अब जब तक उसे गोल्डन स्ट्राइप सिल्वर स्नेक के समान स्तर का कोई दूसरा राक्षस न मिल जाए, चाहे वह तृतीय श्रेणी का ही क्यों न हो, उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तभी सामने से आती हल्की फुसफुसाहट की आवाज सुनकर जियान चेन के कान कांप उठे। घनी वनस्पति के कारण जियान चेन की दृष्टि बाधित थी और वह ये नहीं देख पा रहा था कि पेड़ों के पीछे कौन बात कर रहा है। हैरी, हम कई दिनों से इस इलाके में खोजबीन कर रहे हैं और जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला के चारों ओर कई बार चक्कर लगा चुके हैं, फिर भी हमें जियान चेन जैसा कोई नहीं मिला। क्या तुम्हें लगता है कि जियान चेन अभी भी यहीं है? क्या पता वो बिना किसी निशान छोड़े भाग गया हो। फिजी, शिकायत करना बंद करो। मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज बहुत विशाल है और चारों ओर जंगली घास फैली हुई है। इस जगह पर किसी एक व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल है, तुम ये बात समझ ही गए होगे। इसके अलावा खबरों के अनुसार जियान चेन बुरी तरह घायल है। अगर वह भागना भी चाहे तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वह अभी कहीं छिपकर अपना इलाज करवा रहा है या नहीं। हाँ, बिल्कुल सही, मुझे पूरा यकीन है कि जियान चेन कहीं गहरे घावों के साथ छिपा हुआ है और बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। लेकिन यह अभी भी बहुत परेशानी वाली बात है। कई लोग पहले ही पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर चुके हैं और अगर जियान चेन किसी गुप्त स्थान पर नहीं छिपा होता तो उसे बहुत पहले ही लोगों के एक समूह द्वारा खोज लिया गया होता या फिर किसी जादुई जानवर द्वारा खा लिया गया होता। इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन अभी हमें धीरे धीरे ही तलाश करनी चाहिए। अगर हम उसे नहीं भी ढूंढ पाते हैं तो भी हम कुछ जादुई जीवों को मारकर उनके राक्षसी मूल को साधना के लिए प्राप्त कर सकेंगे। जैसे ही वह आखिरी पंक्ति बोली गई, समूह कुछ लंबी घास को हटाते हुए सड़क पर आ गया, जहां वे जियान चेन को अपने सामने स्पष्ट रूप से देख सकते थे। वे देख सकते थे कि जियान चेन ने जानवरों की चमड़ी के कपड़े पहने हुए थे और पहाड़ों पर बिताए समय के दौरान जमा हुई गंदगी से उसका चेहरा ढका हुआ था। जैसे ही उन्होंने जियान चेन को देखा, भाड़े के सैनिकों ने उसे खाली निगाहों से देखा। उसी समय जियान चेन ने अपने सामने खड़े समूह पर नजर डाली। उसके सामने कुल 7 या 8 लोग थे जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष लग रही थी। उनके चेहरों पर पसीने और गंदगी के निशान थे और उनके कपड़े फटे पुराने थे, जिससे पता चलता था कि वे कम से कम कुछ दिनों से जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में रह रहे थे। भाड़े के सैनिकों में से एक जियान चेन से बात करने के लिए आगे बढ़ा। मित्र, आपकी शक्ल देखकर मुझे लगता है कि आप काफी समय से जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में हैं। जियान चेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने जवाब दिया, हाँ सही कहा, मैं इस पर्वत श्रृंखला पर काफी दिनों से हूँ। तो मुझे यकीन नहीं है कि इस दोस्त ने वेक सिटी से आई ताज़ा खबर सुनी है या नहीं। उस व्यक्ति ने जियान चेन से पूछा और उसकी ओर देखा।
ये सुनकर जियान चेन ने विचारशील भाव से उसकी ओर देखा और कहा, मुझे पक्का नहीं पता कि आप जियान चेन नाम के व्यक्ति की बात कर रहे हैं या नहीं। जी हाँ, बात उसी की है। लगता है कि ये दोस्त जियान चेन को ढूंढते हुए इस जादुई पर्वत श्रृंखला में आया है। आपके हाव भाव देखकर लगता है कि आप हमसे ज्यादा समय से इस पर्वत श्रृंखला में हैं। लेकिन क्या आपको जियान चेन के बारे में कोई खबर पता है? भाड़े के सैनिक ने कहा। जियान चेन के बारे में खबर? जियान चेन की मुस्कान थोड़ी अजीब सी हो गई और उसने सिर हिलाते हुए कहा, आपने सही व्यक्ति से पूछा है। जी हाँ, मुझे जियान चेन के ठिकाने का पता है। क्या तुम्हें पता है जियान चेन कहाँ है? ये सुनकर भाड़े के सैनिकों का पूरा समूह चौंक गया। उस भाड़े के सैनिक के शब्दों से सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वे यही सुनना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह बात उन्हें जानवरों की खाल पहने उस भाड़े के सैनिक से सुनने को मिलेगी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनके द्वारा कैजुअली पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर इस तरह दिया जाएगा। मेरे साथी, जियान चेन कहाँ हो सकता है? एक भाड़े के सैनिक ने अधीरता से पूछा। उसके लिए जियान चेन सोने के पहाड़ के समान था, इसलिए उसने ये सोचने की जहमत ही नहीं उठाई कि क्या उसमें उससे लड़ने की ताकत है या नहीं। जियान चेन मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, दूर भी नहीं, बल्कि बिल्कुल तुम्हारी आंखों के सामने। जियान चेन ने उत्सुकता भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। इतने सारे भाड़े के सैनिकों को मुझे ढूंढने की कोशिश करते देख ऐसा लगता है कि त्यानिक्सियोन कबीले द्वारा घोषित 10,000 बैंगनी सिक्कों के इनाम ने कई लोगों को आकर्षित किया है। जियान चेन ने मन ही मन सोचा, ज्यादा दूर नहीं, बल्कि हमारी आंखों के सामने। जियान चेन की बात सुनकर सभी भाड़े के सैनिक मन ही मन उसकी बात दोहराने लगे। देखते ही देखते उन्हें होश आया और उन्होंने हैरानी से उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या तुम जियान चेन हो? अध्याय 148, हमें बख्श दो। भाड़े के सैनिकों के चिल्लाते ही उनकी निगाहें जियान चेन पर पड़ीं और उनके चेहरों पर सदमे के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि जादुई जीव पर्वत श्रृंखला में हर जगह खोजने के बाद वे संयोगवश जियान चेन से मिल जाएंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह थी कि वे जियान चेन से कैसे मिले। एक अन्य भाड़े के सैनिक ने जियान चेन को घूरते हुए कड़वाहट से हंसते हुए कहा, मेरे भाई, तुम्हें इस तरह से मजाक नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई मूर्ख तुम्हारी बातों पर विश्वास कर ले और तुम्हें इनाम के लिए त्यानिक्सियोन कबीले में ले जाए। उस भाड़े के सैनिक की बात सुनकर बाकी भाड़े के सैनिकों को भी अकला गई और वे भी जबरदस्ती मुस्कुराने लगे। जियान चेन के शब्दों ने उन्हें सचमुच चौंका दिया था। मित्र, इस इलाके में जियान चेन का नाम बदनाम है। बेहतर होगा कि तुम दोबारा इस तरह की मजाक मस्ती न करो, वरना मुसीबत में पड़कर तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। एक भाड़े के सैनिक ने कहा। उनमें से किसी को भी यकीन नहीं था कि जानवरों की खाल पहने यह व्यक्ति वही जियान चेन है जिसकी उन्हें तलाश थी। जियान चेन हंसते हुए बोला, तो फिर आपको यह मानने के लिए क्या चाहिए कि मैं जियान चेन हूँ? हमारी जानकारी के अनुसार जियान चेन का पवित्र हथियार एक पतली लंबी तलवार है और वह काफी युवा है। सटीक कहें तो लगभग 20 वर्ष का। उसकी गति और तलवार के वार इतने तीव्र हैं कि कुछ संत मास्टर विशेषज्ञ भी उनसे बच नहीं पाते। कहा जाता है कि इन्हीं संत मास्टर्स के जियान चेन के हाथों मारे जाने का कारण यही था। एक भाड़े के सैनिक ने कहा। जियान चेन के हाथों में एक चांदी की तलवार प्रकट हुई, यह उसकी लाइट विंड स्वॉर्ड थी। हंसते हुए जियान चेन ने कहा, देखो, जियान चेन जिस तलवार का इस्तेमाल करता है, क्या वह यही है? ये सुनकर भाड़े के सैनिकों ने उत्सुकता भरी नजरों से जियान चेन के हाथों में मौजूद लाइट विंड स्वॉर्ड को देखा। अरे देखो, ये तलवार कुछ मिलती जुलती है। जी हाँ, ये काफी हद तक समान है, लगभग बिल्कुल एक जैसा है। तभी दो भाड़े के सैनिक चीख पड़े। उन दोनों की आवाज सुनकर बाकी भाड़े के सैनिक गंभीर हो गए और जियान चेन को देखने लगे। उनके प्रति उनका रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। तुम सचमुच जियान चेन हो? एक भाड़े के सैनिक ने धूल से सने जियान चेन के चेहरे को घूर कर देखा। अब हालात ऐसे थे कि इन सभी भाड़े के सैनिकों ने यही निष्कर्ष निकाला था कि उनके सामने खड़ा यह व्यक्ति वही है जिसकी वे लंबे समय से तलाश कर रहे थे। जियान चेन हंसते हुए बोला, जी हाँ, मैं ही जियान चेन हूँ। वही जियान चेन जिसका त्यानिक्सियोन कबीला पीछा कर रहा है। अभी मैं यहाँ खड़ा इंतजार कर रहा हूँ कि क्या आप मुझे पकड़कर इनाम के लिए वेक सिटी वापस ले जा सकते हैं। ये सुनकर भाड़े के सैनिक एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। तभी उनमें से एक सैनिक चिल्लाया, मेरे भाइयों, उसे घेर लो। उस आदेश के साथ ही एक भाड़े का सैनिक जियान चेन की ओर दौड़ा, जबकि बाकी भाड़े के सैनिक एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर उसके साथ आगे बढ़े। जियान चेन को चारों ओर से घेर लिया गया। जैसे ही जियान चेन ने लाइट विंड स्वॉर्ड को अपने अंदर समाहित किया, उसने अपने दोनों हाथ अपनी छाती पर रखे और अपने चारों ओर मौजूद भाड़े के सैनिकों को देखा। तिरस्कार भरे लहजे में उसने कहा, ऐसा लगता है कि 10,000 बैंगनी सिक्कों के इनाम से कई लोग ललचा गए, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि महान संत भी मुझे पकड़ने आएंगे। क्या तुम्हें पता नहीं चला कि कितने संत गुरुओं की मृत्यु मेरे हाथों हुई है, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शक्ति संत गुरुओं से कहीं अधिक है? भाड़े के सैनिक जियान चेन की बात सुनते हुए कुछ हिचकिचाहट से उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन उनमें से एक सैनिक चिल्लाया, जियान चेन, बहादुरी का दिखावा करना बंद करो। अभी सबको पता है कि तुम बुरी तरह घायल हो, इसलिए तुम्हारी ताकत पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी होकर हमारे साथ चलो, वरना फिर हमें बदतमीजी के लिए दोष मत देना। उस स्थिति में यह मत कहना कि हमने तुम्हें धमकाया। जियान चेन ने बेबसी से सिर हिलाते हुए बुदबुदाया, लगता है पैसे ने तुम्हारे दिमाग को इस हद तक खराब कर दिया है कि तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। छोड़ो, अब तुमसे बात करने का मन नहीं है। इतना कहकर जियान चेन चुप हो गया और अचानक उसका शरीर थोड़ा सा कांपते हुए पास खड़े एक भाड़े के सैनिक के ठीक सामने प्रकट हो गया। उसने अपने दाहिने हाथ से मुट्ठी बनाकर बिना किसी दिखावे के उस भाड़े के सैनिक की नाक पर जोरदार प्रहार किया। दर्द से कराहते हुए भाड़े के सैनिक ने अपनी नाक पकड़ ली। उसकी नाक से धीरे धीरे खून टपकने लगा और देखते ही देखते उसके चेहरे का पूरा निचला हिस्सा खून से लथपथ हो गया। जियान चेन के मुके ने उसकी नाक तोड़ दी थी। उस भाड़े के सैनिक की नाक तोड़ने के बाद जियान चेन यहीं नहीं रुका।
उसने तुरंत उसके पेट पर लात मारी जिससे वह आदमी 5 मीटर पीछे जा गिरा। इसके तुरंत बाद जियान चेन का शरीर गायब हो गया और एक अन्य भाड़े के सैनिक के ठीक सामने प्रकट हुआ, जिसके पैर के चारों ओर भारी मात्रा में सन शक्ति सेनफोर्स व्याप्त थी। उसने उसी पैर से उस भाड़े के सैनिक की छाती पर प्रहार किया। धमाका की आवाज गूंजी। भाड़े के सैनिक को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला और वह मुंह से खून बहते हुए हवा में उछल गया। जियान चेन, चुप कर, हमला करने के लिए तुम कितने नीच व्यक्ति हो। सब लोग आगे बढ़ो, इसे पकड़ो। जियान चेन द्वारा उन 2 भाड़े के सैनिकों पर हमला करने के बाद बाकी भाड़े के सैनिक होश में आ गए और अपने पवित्र हथियारों से वार करने के लिए तैयार होकर जियान चेन की ओर दौड़ पड़े। जियान चेन ने फुर्ती से हमलों को चकमा दिया और तेजी से आगे बढ़ा और मुट्ठियों को तैयार रखते हुए उसने कुछ भाड़े के सैनिकों पर तेजी से हमला किया, जिससे लगातार आवाजों का शोर सुनाई देने लगा। अब जबकि जियान चेन एक संत गुरु बन चुका था, वह अपनी प्रकाश पवन तलवार का उपयोग किए बिना भी महान संत स्तर के लोगों का आसानी से सामना कर सकता था। तलवार चलाने वाले हर व्यक्ति के लिए उसकी तलवार बेहद महत्वपूर्ण होती थी और कई लोग तो तलवार को अपना दूसरा जीवन मानते थे। जियान चेन भी इसका अपवाद नहीं था। अपने सामने खड़े इन भाड़े के सैनिकों को देखकर अगर वह अपनी तलवार से इन्हें मार डाले तो यह ऐसा ही होगा जैसे किसी मुर्गी को गाय काटने वाले चाकू से मारना। जियान चेन द्वारा चीनी मुक्केबाजी की कला का उपयोग करने के बावजूद ये भाड़े के सैनिक जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ थे। कुछ ही पलों में वे खून से लथपथ नाक और सूजे हुए चेहरों के साथ जमीन पर गिर पड़े। जियान चेन ने जमीन पर दर्द से कराहते भाड़े के सैनिकों को देखते हुए ताली बजाई और हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझे उस इनाम को हासिल करने के लिए पकड़ सकते हो? हे प्रभु जियान चेन, कृपया हमें क्षमा करें, कृपया हमें क्षमा करें। हम इनाम के लालच में इतने बहक गए थे कि मूर्खता की हद तक पहुंच गए थे। आप दयालु होंगे, कृपया इस बार हमें क्षमा करें। एक भाड़े का सैनिक जमीन से रेंगता हुआ उठा और जियान चेन के सामने सिर झुकाकर जोर जोर से विनती करने लगा। अध्याय 149 जो भाड़े के सैनिकों से एक बार फिर मुलाकात। भाड़े के सैनिक को लगातार सिर झुकाते देख जियान चेन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। इस तरह के लोग ही उसे सबसे ज्यादा नापसंद थे। फिजी, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी उठो, तुम हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। अगर हम मर भी गए तो बस डरने का क्या फायदा? उस भाड़े के सैनिक को जियान चेन के सामने सिर झुकाए देखकर दूसरे भाड़े के सैनिकों में से एक ने उसे कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। फिजी, तू काय कमीना है, मैंने अपने पूरे जीवन में तेरे जैसा भाई कभी नहीं देखा। फिजी नामक भाड़े के सैनिक ने, जो घुटनों के बल बैठा था, अपने बाकी भाड़े के सैनिकों के दोस्तों को उसे अत्यधिक तिरस्कार की दृष्टि से देखने के लिए मजबूर कर दिया था। जियान चेन ने फिजी पर चिल्ला रहे भाड़े के सैनिकों को कुछ प्रशंसा भरी नजरों से देखा। फिजी जैसे कायरों द्वारा अपनी जान बचाने की कोशिश करने वालों के लिए जियान चेन को सबसे ज्यादा घृणा थी। क्या तुम्हें अभी भी कुछ कहना है? जियान चेन ने सिर झुकाए हुए व्यक्ति को नजरअंदाज करते हुए अन्य भाड़े के सैनिकों की ओर देखा। ये सुनकर भाड़े के सैनिकों ने दुख और खेद भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। वे अच्छी तरह जानते थे कि वे जियान चेन की दया पर निर्भर हैं, लेकिन संभवतः वे कल का सूरज देखे बिना हमेशा के लिए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में ही फंसे रहेंगे। चाहे हमें मार डालो या हमारा मांस काट डालो, जो चाहो करो, मुझे और कुछ नहीं कहना, एक हठी भाड़े के सैनिक ने दृढ़ता से कहा। जियान चेन ने केवल अपने मुक्कों और पैरों के बल पर उन्हें काबू में कर लिया था। इस तरह की ताकत देखकर वे सभी भागने के बारे में सोचने लगे थे, लेकिन वे अपने मन में अच्छी तरह जानते थे कि भागने में सफलता की कोई संभावना नहीं थी। मैं तुम सबको जीने का एक ही मौका दे रहा हूँ। अपने सारे द्वितीय श्रेणी के मॉन्स्टर कोर मुझे सौंप दो और तुम जा सकते हो, वरना तुम सब यहीं मर जाओगे। अभी फैसला करो, मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगा। जियान चेन ने नरमी से कहा। इस निर्णय का सामना करते हुए किसी भी भाड़े के सैनिक ने जरा भी संकोच नहीं किया। तुरंत सिर हिलाकर उन्होंने आज्ञाकारी रूप से अपने स्पेस बेल्ट के भीतर से द्वितीय श्रेणी के सभी मॉन्स्टर कोर निकाले और उन्हें करीने से एक जगह इकट्ठा कर दिया। हालांकि वे उन्हें छोड़ने के लिए बहुत अनिच्छुक थे, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे और जानते थे कि यह कंजूसी करने का समय नहीं था। जियान चेन ने उस ढेर पर सरसरी नजर डाली जहां 10 से भी कम क्लास 2 मॉन्स्टर कोर थे। अब मुझे ये मॉन्स्टर कोर सौंप दो। आज्ञाकारी होकर भाड़े के सैनिकों में से एक ने जमीन से राक्षसी कोर उठाए और उन सभी को जियान चेन के हाथ में रख दिया। जियान चेन ने जैसे ही राक्षसी कोर अपने हाथों में लिए, उसने उन्हें ये कहते हुए विदा किया, ठीक है, जाओ, आज मेरा मन उदार है, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, लेकिन अगर हम फिर कभी ऐसी ही स्थिति में मिले तो पहले जैसा व्यवहार मत करना। भाड़े के सैनिक वहां रुकने की जहमत नहीं उठाए और दुम दबाकर भाग गए। भाड़े के सैनिकों को जंगल में गायब होते देख जियान चेन मुस्कुराया और उसने अपने स्पेस बेल्ट में क्लास 2 मॉन्स्टर कोर सुरक्षित रख लिए। मुठियां भींचते हुए उसने मन ही मन कहा, पता नहीं कितने समय से मैंने किसी पर हमला करने के लिए मुक्के नहीं चलाए हैं। थोड़ा अजीब तो लग रहा है, पर इतना भी बुरा नहीं है। इन भाड़े के सैनिकों के लिए दूसरे दर्जे के जादुई जीवों को मारकर उनके मॉन्स्टर कोर हासिल करना आसान काम नहीं है। मैंने उन्हें सबक सिखा दिया है, लेकिन चूंकि यही उनके लिए दूसरे दर्जे के मॉन्स्टर कोर हासिल करने का एकमात्र जरिया है, इसलिए ये आखिरी बार नहीं होगा जब मैं उन्हें देखूंगा। देर सवेर और भी बहुत से लोग इस रास्ते से आएंगे। हाँ, मुझे नहीं पता कितने लोग आएंगे, लेकिन 10,000 बैंगनी सिक्कों के इनाम के साथ मुझे उम्मीद है कि और भी ताकतवर लोग आएंगे, वरना मेरी योजना बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेगी। इस तरह के अच्छे अवसर का लाभ उठाकर मैं निश्चित रूप से जितना हो सकेगा उतना लाभ उठाऊंगा। चूंकि जो भी मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वे सब मेरे दुश्मन हैं, इसलिए मुझे पीछे हटने की जरूरत नहीं है। कमजोर लोग बलवानों का भोजन होते हैं, यही इस संसार का अटल नियम है। जियान चेन के चेहरे पर धीरे धीरे उम्मीद की झलक दिखाई देने लगी। उसकी साधना के कारण उसकी दानव मूल ऊर्जा खपत की दर दूसरों की तुलना में दर्जनों गुना या शायद 100 गुना अधिक थी। उसके दांतियान में उत्पन्न चमक के कारण उसके पास अधिक दानव मूल ऊर्जा अर्जित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
उसे साधना के लिए विश्वसार का उपयोग करना छोड़ना पड़ा था और अब वह केवल दानव मूल ऊर्जा पर ही निर्भर था। भाड़े के सैनिकों के जाने के कुछ ही समय बाद उन्होंने तुरंत जियान चेन के ठिकाने की खबर फैला दी। देखते ही देखते जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में जियान चेन की स्थिति सभी को पता चल गई। जल्द ही हर भाड़े का सैनिक और अन्य शक्तिशाली दल उसे पकड़ने की कोशिश में वहां पहुंचने लगे। इस समय जियान चेन वहीं बैठा था और उसका वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। 30 मीटर दूर एक पेड़ पर बैठा वह पूरी तरह से पत्तों से ढका हुआ था और पत्तों के बीच से उसके शरीर का कोई भी हिस्सा मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था। इस स्थिति में उसे देखना बहुत मुश्किल था। कुछ ही समय बाद 40 भाड़े के सैनिकों का एक समूह धीरे धीरे उस जगह के पास पहुंचा जहां जियान चेन बैठा था। उन सभी ने स्टील के हेलमेट और पूरे शरीर को ढकने वाला कवच पहन रखा था और वे हथियारों से लैस थे। उनमें से एक भी अस्त व्यस्त नहीं लग रहा था, बल्कि वे बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित प्रतीत हो रहे थे। पत्तों के बीच से इन भाड़े के सैनिकों को देखते ही जियान चेन के दिमाग में एक भाड़े के सैनिकों के समूह का नाम कौंध गया। तुरंत ही उसकी आंखों में हत्या का भाव झलकने लगा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। धड़ाम, पत्तों के बीच से एक आवाज आई जब जियान चेन पेड़ की चोटी से नीचे कूद गया। कौन सा व्यक्ति? सावधान रहो, कोई पेड़ों से नीचे उतर आया है। जैसे ही जियान चेन पेड़ों की चोटियों से नीचे उतरा, नीचे मौजूद कवचधारी भाड़े के सैनिक चिल्लाने लगे और उनमें से प्रत्येक ने लड़ने के लिए तैयार होकर अपना अपना पवित्र हथियार निकाल लिया। जियान चेन ने पेड़ से अपने पैर पटके, जिससे वह 20 मीटर आगे की ओर उड़ गया और अंत में भाड़े के सैनिकों के ठीक सामने फुर्ती से जमीन पर उतर गया। आप कौन हैं? सबसे आगे खड़ा बख्तरबंद भाड़े का सैनिक जियान चेन की ओर बढ़ा और उससे अपनी पहचान बताने के लिए चिल्लाने लगा। जियान चेन ने गंभीर चेहरे के साथ समूह को ध्यान से देखा। उसे अफसोस था कि समूह में कोई परिचित व्यक्ति नहीं था। तुम जो भाड़े के सैनिक हो? जियान चेन ने स्पष्ट रूप से कहा। जी हाँ, हम जो भाड़े के सैनिक हैं। तुम कौन हो और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? आगे खड़े भाड़े के सैनिक ने धीरे से पूछा। जो भाड़े के सैनिक कमजोर नहीं थे और उन्हें वेक सिटी के शीर्ष 5 भाड़े के सैनिकों के समूहों में गिना जा सकता था। वेक सिटी में जो कबीले से उनके जुड़ाव ने उन्हें अत्यधिक घमंड से भर दिया था। उनकी पहचान की पुष्टि होते ही जियान चेन के भीतर से ऊर्जा की लहरों के रूप में अत्यधिक घातक भावना प्रकट हुई। बिना कुछ कहे जियान चेन ने अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड निकाली और जो भाड़े के सैनिकों पर हमला कर दिया। पिछली बार जब जियान चेन की मुलाकात जो भाड़े के सैनिकों से हुई थी, तब उन्हें जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में एक 5वीं श्रेणी का शावक मिला था। हालांकि उस जो भाड़े के सैनिकों के समूह के मूल सदस्य वहां मौजूद नहीं थे, फिर भी उनकी वजह से ज्वाला भाड़े के सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 5वीं श्रेणी का शावक भी हाथ से निकल गया। इसके अलावा 5वीं श्रेणी के स्वर्णिम फर बाघ राजा से भागते समय अगर जो भाड़े के सैनिकों के उस सदस्य ने शावक को कप्तान केंडल पर न फेंका होता तो स्वर्णिम फर बाघ राजा ज्वाला भाड़े के सैनिकों का पीछा न करता। इसलिए ज्वाला भाड़े के सैनिकों के पूरे विनाश और उसमें शामिल सभी लोगों की मौत के लिए जो भाड़े के सैनिक ही जिम्मेदार थे। अध्याय 150 विनाश। जियान चेन ने झट से जो भाड़े के सैनिकों से 10 मीटर की दूरी तय कर ली। उसने अपनी हल्की हवा की तलवार से सबसे आगे वाले भाड़े के सैनिक के गले की ओर वार किया ताकि उसे मार सके। पलक झपकते ही तलवार उसके गले के ठीक सामने आ गई। तलवार को अपनी ओर अतुलनीय गति से आते देख नेता के चेहरे पर अचानक बड़ा बदलाव आया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने पवित्र हथियार से वार रोकने के लिए समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने जल्दबाजी में अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को घुमाकर तलवार के इस घातक वार से खुद को बचाया और बिना किसी हिचकिचाहट के जियान चेन से दूरी बनाने के लिए पीछे हट गए। जियान चेन का हमला नाकाम होने के बावजूद उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। आगे बढ़ते हुए वह अपने सामने मौजूद अन्य जो भाड़े के सैनिकों की ओर झपटा और अपनी हल्की हवा की तलवार से 4 महान संतों के गले भेद दिए। उनका कवच उनके लिए किसी काम का नहीं था, क्योंकि जियान चेन ने स्टील को ऐसे भेद दिया जैसे वह टोफू हो। संक्षेप में कहें तो जिस क्षण 4 भाड़े के सैनिकों की हत्या हुई, उस दौरान अन्य जो भाड़े के सैनिकों को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। जियान चेन के हाथ हिलाने से लेकर 4 भाड़े के सैनिकों की हत्या तक अन्य भाड़े के सैनिकों को सांस लेने तक का समय नहीं मिला। अपना हाथ रोको, जियान चेन की तलवार से बच निकलने वाले पहले भाड़े के सैनिक ने चिल्लाकर कहा। जियान चेन के तेज प्रहार को देखकर उसे उसकी ताकत का एहसास हो गया था। वह आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था, इसलिए इस समय जो भाड़े के सैनिक बिना किसी कारण के उससे लड़ना नहीं चाहेंगे। हालांकि जियान चेन ने उसकी बात अनसुनी कर दी थी। जो भाड़े के सैनिक उसकी हत्या सूची में सबसे ऊपर थे। उसकी हल्की हवा वाली तलवार लगातार चमक रही थी और अपने आसपास तबाही मचा रही थी। उसकी तलवार मानो मृत्यु देवता के हंसिया जैसी थी जो भाड़े के सैनिकों की जान बेरहमी से ले रही थी। जो भाड़े के सैनिकों के महान संतों के पास खुद को बचाने का कोई मौका ही नहीं था। वे तलवार को देख भी नहीं पाए और सीधे गले में वार कर दिए गए। जो भाड़े के सैनिकों में मौजूद संत गुरु भी जियान चेन के हल्के पवन तलवार से कुछ ही वार झेल पाए और उनकी भी जान ले ली। अब संत गुरुओं के खिलाफ जियान चेन की ताकत उसकी नई शक्ति हासिल करने से पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गई थी। ये संत गुरु अब जियान चेन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे और उसके कपड़ों को छूना भी उनके लिए मुश्किल काम था। जियान चेन भाड़े के सैनिकों के बीच से गुजरते हुए लगातार अपनी आकृति को बदल रहा था, मानो वह खुद के ही कई रूप बना रहा हो। वह अपने आसपास के वातावरण पर पूरा ध्यान दे रहा था और अपने शरीर पर होने वाले हर हमले का सावधानीपूर्वक अनुमान लगाकर उससे बच रहा था। हालांकि वह अपने आसपास के दुश्मनों को घायल करने में सक्षम था, लेकिन उसके दुश्मन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके। जियान चेन के हमले किसी की भी कल्पना से परे अतुलनीय रूप से तीखे थे। 40 भाड़े के सैनिकों के बीच जियान चेन ने कुछ ही सेकंडों में 20 भाड़े के सैनिकों को मार डाला था, जिनमें से कुछ संत गुरु थे। जियान चेन ने 20 भाड़े के सैनिकों को इतनी जल्दी मार गिराने में जरा भी ऊर्जा खर्च नहीं की। ये देखकर जो भाड़े के सैनिकों के सरदार के दिल में एक भयानक भय सा पैदा हो गया। उसके पत्थर जैसे ठंडे हेलमेट के पीछे उसका पीला चेहरा छिपा था।
उसके मन में गहरी हैरानी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जोहो भाड़े के सैनिकों ने कब इतने शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज कर दिया और बिना एक शब्द कहे ही इस व्यक्ति ने जोहो भाड़े के सैनिकों पर बेरहमी से हमला कर दिया। नेता शांत नहीं रह पा रहा था और सोच नहीं पा रहा था कि क्या करे, लेकिन उसके दिमाग ने तुरंत एक फैसला ले लिया। तुरंत पीछे मुड़कर उसने भागने का निर्णय लिया। उसे अपने मन में यह बात भलीभांति पता थी कि जियान चेन द्वारा प्रदर्शित शक्ति के आगे वह पूरी तरह से शक्तिहीन है। अगर वह पीछे भी रुकता तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता और अंततः वही मर जाता। इसलिए अगर यहाँ मृत्यु ही निश्चित थी तो वह जोखिम उठाकर भाग जाना ही बेहतर समझता। इससे पहले कि वह 20 मीटर भी भाग पाता, एक व्यक्ति अत्यंत तेजी से उसके ठीक पीछे प्रकट हुआ। पलक झपकते ही वह व्यक्ति उसके पास पहुंच गया और तलवार की चांदी जैसी चमक एक तेज रोशनी छोड़ते हुए भागते हुए व्यक्ति की ओर बढ़ी। जोहो भाड़े के सैनिकों का सरदार एक शिखर संत गुरु था, इसलिए जैसे ही उसने असाधारण मात्रा में तलवार की शक्ति महसूस की, वह तुरंत जमीन पर लेट गया और पीछे मुड़े बिना लुढ़क गया। जैसे ही उसके दोनों हाथ जमीन पर लगे, उसने खुद को वापस पैरों पर खड़ा कर लिया और उसी समय उसके हाथ में एक लंबा भाला प्रकट हो गया। भाले में समाहित विशाल संत शक्ति के साथ उसने जियान चेन की ओर वार किया। पब फ्यूचर एड्स। पब फ्यूचर विज्ञापन। जियान चेन पीछे हटने के बजाय थोड़ा सा डगमगाया और एक बार फिर नेता की ओर दौड़ पड़ा। उसकी भुजा कांप रही थी क्योंकि प्रकाश पवन तलवार की तेज रोशनी से पूरा क्षेत्र जगमगा रहा था, जिससे देखने वाले सभी लोग इस अवास्तविक अनुभव से चकित रह गए। एक ऐसी तलवार के सामने जिसका प्रकाश पूरे आकाश को समाहित करता प्रतीत होता था, शिखर संत मास्टर विशेषज्ञ को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी रक्षा के लिए क्या करे। उसी क्षण की दुविधा में जियान चेन की चांदी की तलवार उस प्रकाश के भीतर से फिर प्रकट हुई और सीधे उसके गले को भेद गई। बैंग! जियान चेन ने नेता की छाती पर लात मारी, जिससे वह दूर पीछे की ओर जा गिरा। अपने खून से लथपथ लाइट विंड स्वॉर्ड को पकड़े हुए जियान चेन बचे हुए जोहो भाड़े के सैनिकों की ओर दौड़ा, उन्हें मार डालने के इरादे से। जियान चेन का इरादा किसी भी सदस्य को यहां से जिंदा निकलने देने का नहीं था। कैप्टन चेन युनलॉन का निधन हो गया है। कैप्टन चेन युनलॉन की मृत्यु हो गई। कैप्टन चेन युनलॉन मारा जा चुका है, सब लोग भागो। अपने कप्तान की मृत्यु से हर भाड़े के सैनिक के मन में अत्यधिक भय का भाव उत्पन्न हो गया था और सबका लड़ने का जज्बा कम होने लगा था। मृत्यु के देवता के समान दिखने वाले जियान चेन के सामने उनका साहस लगभग न के बराबर था। अपने हेलमेट फेंक कर वे भागने की कोशिश करने लगे। जियान चेन द्वारा कुछ सदस्यों को मार गिराने के बाद बचे हुए कुछ लोग अपनी पूरी ताकत से हर संभव दिशा में भागने लगे। हालांकि जियान चेन धीमा नहीं था, लेकिन इस स्थिति में हर एक भाड़े के सैनिक को मारना आसान काम नहीं था। तुम जोहो भाड़े के सैनिक यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे। जियान चेन की आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था और उसने तुरंत अपनी तलवार से जबरदस्त लहरों में तलवार की शक्ति प्रवाहित करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते प्रकाश पवन तलवार जियान चेन के हाथ से अलग होकर अत्यंत गति से उड़ गई। चांदी की किरण में परिवर्तित होकर वह निकटतम भाड़े के सैनिक की ओर उसे जान से मारने के इरादे से बढ़ने लगी। इस समय जियान चेन को अपनी आत्मा की तलवार को गुप्त रखने की परवाह नहीं थी, वह बस पूरे जोहो भाड़े के सैनिकों को नष्ट करना चाहता था। लाइट विंड स्वॉर्ड चांदी की लकीर की तरह हवा में तेजी से दौड़ती हुई पूरे इलाके में फैल गई और भागने की कोशिश कर रहे सभी भाड़े के सैनिकों के गले चीरती हुई आगे बढ़ी। कुछ ही सेकंड में बचे हुए 10 भाड़े के सैनिक भी जमीन पर गिरकर मर गए। आगे की कहानी सुनाने के लिए VMstory वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।